औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम आपको अपने इस कोर्स में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो हमारे इस कोर्स का उन्वान है सीबीटी फॉर डिप्रेशन। आइए इस कोर्स की जो मॉड्यूल्स हैं हम वो देखते हैं कि हम इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये इसके 6 मॉड्यूल्स होंगे। सबसे पहले हम इन डेप्थ डिप्रेशन को समझेंगे। डिप्रेशन की टाइप्स क्या होती हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। इसके बाद फिर डिप्रेशन के लिए स्पेसिफिकली जो सीबीटी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, हम उसकी फाउंडेशंस को देखेंगे, उसकी बेसिक्स को अच्छे से समझेंगे। और उसके बाद एक मुख्तसर सी थेरेपी होती है जो अक्सर सीबीटी के साथ या इसके अलावा भी अप्लाई की जा सकती है, और ये भी स्पेसिफिकली डिप्रेशन के लिए होती है, जिसका नाम है इंटीग्रेटिंग, और जिसका नाम है इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे सीबीटी के साथ। देन इन दोनों थेरेपीज को अप्लाई हमने कैसे करना है डिप्रेशन के लिए, हम ये भी देखेंगे इंशाल्लाह। इन डेप्थ हम इन चीज़ों को सीखेंगे। इसके बाद माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस जो होती हैं, हम वो इन दोनों थेरेपीज में किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। 5th मॉड्यूल हमारा इस पे होगा। देन लास्ट मॉड्यूल में हम ये सीखेंगे कि जो डिप्रेसिव क्लाइंट्स हैं उनको हम किस तरह से एम्पावर कर सकते हैं कि वो होप की तरफ आ सकें। सो हम अपने फर्स्ट मॉड्यूल से स्टार्ट लेते हैं। सो सबसे पहले है अंडरस्टैंडिंग डिप्रेशन। कि डिप्रेशन को हमने समझना है, यानी उसके सिम्टम्स को, उसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं और इंडिविजुअल्स पे उसका असर कैसा हो सकता है। इसके बाद हम समझेंगे कि जो नॉर्मली सैडनेस होती है या किसी वजह से सिचुएशन की बेसिस पे कोई उदासी आ जाती है, उसमें और क्लिनिकल डिप्रेशन में क्या फ़र्क है। देन हम डिप्रेशन के जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनको स्टडी करेंगे, और कुछ कॉमन ट्रिगर्स को हम देखेंगे जो डिप्रेशन की तरफ ले जा सकते हैं। और इस मॉड्यूल के एंड पे हम डिप्रेशन को जल्दी डिटेक्ट करना है, यानी जिसे हम अर्ली डिटेक्शन कहते हैं, उसकी जल्दी शनाख्त हो जाए और जल्दी इस पे वर्क स्टार्ट कर लिया जाए मेडिकेशन और साइकोथेरेपी के थ्रू। तो उसकी कितनी अहमियत है, हम इस चीज़ पे बात करेंगे। सो अपने फर्स्ट मॉड्यूल को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिप्रेशन है क्या, डिप्रेशन की क्या तारीफ है। तो डिप्रेशन सबसे पहली बात ये कि एक मूड डिसऑर्डर के तौर पर देखा जाता है साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी की दुनिया में डिप्रेशन को जहनी बीमारियों का नज़ला कहा जाता है। यानी जिस तरह से जिस्मानी बीमारियों में नज़ला, फ्लू, ये चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं, तो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो डिप्रेशन ऐसी मेंटल इलनेस है जो सबसे ज़्यादा कॉमन होती है, और ये मूड डिसऑर्डर्स के अंडर आ जाती है। वैसे भी ये सबसे ज़्यादा कॉमन और फेमस इलनेस है, और जब हम क्लासिफाई करते हैं डीएसएम में मेंटल इलनेसेस को, तो ये मूड डिसऑर्डर्स में आ जाती है। यानी ये मूड का मसला है, मूड की इलनेस है। तो इस मूड डिसऑर्डर में क्या होता है कि लगातार तौर पर उदासी की फीलिंग्स होती हैं, परसिस्टेंट, लगातार, दिन में कई कई घंटे और हफ्ते में तकरीबन सारे दिन। ठीक। इसके बाद एक एम्प्टीनेस की फीलिंग होती है, जैसे खला है इंसान के अंदर, किसी चीज की कमी है। और फिर फ्यूचर को लेकर होपलेसनेस पाई जाती है कि कुछ भी ठीक नहीं होगा। मिसाल के तौर पर हम थेरेपी की ही बात कर लेते हैं। जब पेशेंट्स थेरेपी को ज्वाइन करेंगे तो उन्हें ये महसूस हो रहा होगा कि वो ठीक नहीं होंगे, कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी, दवाई काम नहीं करेगी, थेरेपी वर्क नहीं करेगी।
इसके साथ एक लॉस ऑफ इंटरेस्ट और जो खुशी हासिल होनी होती है एक्टिविटी से जो वो पहले कर रहे होते हैं डिप्रेशन से पहले, अब वो उन्हें डिप्रेशन के दौरान वो खुशी और वो इंटरेस्ट उनका नहीं हो रहा होता। यानी उनका बातचीत करने का दिल नहीं करेगा, दोस्तों के पास जाने का दिल नहीं करेगा, जो खुशी उन्हें खाने पीने में मिल रही थी, बाकी हॉबीज करते हुए एक्टिविटीज करते हुए मिल रही थी, अब वो उन्हें नहीं मिल रही होगी। तो वो जो खुशी है, वो जो इंटरेस्ट है, वो कम हो जाता है। तो ये डेफिनेशन अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन एपीए की तरफ से है। इसके बाद हम एक और डेफिनेशन देखते हैं जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग डिप्रेशन एक ऐसी क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें लंबे दौरानिए के लिए लो मूड हो जाता है और एनर्जी लेवल्स भी डाउन हो जाते हैं। इसमें नींद और भूख में डिस्टरबेंसेस होती हैं। यहाँ डिस्टरबेंसेस से मुराद दोनों चीजें हो सकती हैं कि नींद और भूख कम भी हो सकती है और कभी कभी ज्यादा भी हो सकती है। इसी तरह से एक और सिम्टम है, एक और निशानी है कि आपकी कंसंट्रेशन जो है वो मुश्किल हो जाती है। आप आसानी से फोकस नहीं कर पाते, चीज़ों पे तवज्जो नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से फिर आप फैसले नहीं कर पाते हैं। तो ये मसाइल होते हैं WHO की तरफ से जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग। अब हम सिम्टम्स की तरफ आते हैं जो DSM में गिवन है और जो डिप्रेशन की निशानी समझे जाते हैं कि कौन से सिम्टम्स होंगे तो हम कह सकते हैं कि इस शख्स को डिप्रेशन है। वैसे तो देखा जाता है कि हर इंसान जब कोई मेंटल परेशानी फील करता है, तो यहाँ हम अपनी कंट्री में देखते हैं कि किसी को सर दर्द भी हो रहा होता है ना, तो वो कहते हैं कि हमें डिप्रेशन है। किसी को सैडनेस होती है, वो कहते हैं हमें डिप्रेशन है। हालांकि ऐसा नहीं है। डिप्रेशन एक क्लिनिकल कंडीशन है और उसे जस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डायग्नोस करेगा, राइट। तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, हम उनकी सिम्टम्स पे जस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डायग्नोस कर सकते हैं। ये नहीं है कि कोई भी इशू है तो बस वो डिप्रेशन ही है। डिप्रेशन एक खास किस्म की इलनेस का नाम है। तो अब हम देखते हैं वो कौन से सिम्टम्स हैं, कौन सी निशानियां हैं कि किसी शख्स में पाई जाएं तो हम समझ सकते हैं कि उसको डिप्रेशन है। लेकिन हम डायरेक्टली उसे डायग्नोज नहीं कर सकते जब तक एक सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं डायग्नोज कर देता। तो सबसे पहला सिम्टम कि हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस की फीलिंग्स पाई जाती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला और कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मायूसी और नाउम्मीदी की फीलिंग्स होती हैं, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। एक तो ये फीलिंग्स होती हैं। देन लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज। हम डेली जो काम करते हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट शामिल होता है, कोई मोटिवेशन होती है, प्लेजर हमें मिल रहा होता है, या जो अचीवमेंट्स हम करते हैं, काम करके हमें मुकम्मल करके खुशी मिलती है, हमारा इंटरेस्ट होता है नॉर्मली। लेकिन यहाँ पर क्या होता है डिप्रेशन में कि उनका वो इंटरेस्ट कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। भूख में तब्दीली आती है। अब भूख में तब्दीली आती है तो इस वजह से उनका जो वेट है वो भी चेंज हो सकता है। अब यानी कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। देन स्लीप में चेंजेस आती हैं, ये भी डिप्रेशन का सिम्टम है। अक्सर कम हो जाती है, कभी कभी ज्यादा भी हो सकती है। फिर एंगर और इरिटेबिलिटी, तंग होते हैं, वो छोटी छोटी बात पे तंग हो जाते हैं, उन्हें ज्यादा फील हो जाता है और इस वजह से वो एंग्री भी फील कर सकते हैं। नेक्स्ट सिम्टम है लॉस ऑफ एनर्जी, यानी अब उन्हें कमजोरी महसूस होगी, वो कुछ कर नहीं पाएंगे। एक तो दिल की बात थी कि उनका दिल नहीं कर रहा करने का, एक उन्हें वैसे अपनी बॉडी में कमजोरी फील होगी, उन्हें एनर्जी महसूस ही नहीं होगी कि वो कुछ कर सके। ये भी एक सिम्टम है। इसके अलावा सेल्फ लोथिंग,
यानी ऐसी फीलिंग होना कि जैसे अपने आप से नफरत होती है, खुद से नफरत की फीलिंग, ये भी डिप्रेशन का सिम्टम है। उन्हें अपना आप अच्छा नहीं लग रहा होता। रेकलेस बिहेवियर, उनसे ऐसे बिहेवियर्स हो सकते हैं कि जो खुद ब खुद हो जाते हैं, जो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। ये बिहेवियर्स एग्रेसिव भी हो सकते हैं, डेंजरस भी हो सकते हैं। जिस तरह से अगर वो ड्राइविंग कर रहे हैं तो वो एक अजीब और खतरनाक अंदाज में ड्राइविंग कर रहे हैं। इधर से वो किसी से बातचीत करें, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि एग्रेसिवली, वॉयलेंटली वहां पर बिहेव कर जाए। तो ये उनसे खुद ब खुद भी हो सकता है। तो ये जो बिहेवियर है ये रेकलेस बिहेवियर कहलाता है। देन कंसंट्रेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं। उनका फोकस नहीं रहता किसी चीज पर, मुश्किल से फोकस कर पाते हैं, मुश्किल से अटेंशन दे पाते हैं और कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। और इसके अलावा उनके बिना किसी वजह के अनएक्सप्लेन्ड उन्हें तकलीफ हो सकती है, दर्द हो सकता है बॉडी में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जो डिप्रेशन में हो सकते हैं। आगे चल के हम देखते हैं कि बच्चों में किस तरह से डिप्रेशन पाई जा सकती है। क्योंकि ये क्वेश्चन माइंड में आता है, डिप्रेशन सबको होता है, तो क्या बच्चों को भी डिप्रेशन होता है? अगर अगर होता है तो किस तरह से हम उसे समझ सकते हैं बच्चों में डिप्रेशन को? एक तो ये होता है कि बच्चे वैसे क्रैंकी होते हैं, कभी भी वो सैड हो सकते हैं, अक्सर तो वो रोते रहते हैं। तो हम उस हालत को डिप्रेशन से किसी तरह तो डिफरेंशिएट कर सकेंगे, राइट? तो बच्चों में डिप्रेशन इस तरह हो सकती है कि सैडनेस है और वो लॉन्ग टर्म के लिए है, यानी काफी दिन गुजर गए हैं और वो सैडनेस ही है। और फिर इसके साथ जस्ट एक सैडनेस की वजह से हम डिप्रेशन नहीं डायग्नोज कर सकते। अब उनकी जो नॉर्मल सोशल एक्टिविटीज थी, जो गपशप करना था, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ खेलना कूदना था, वो भी कम हो जाता है। स्कूल वर्क उनका जो था उस पे भी असर आ जाता है, यानी पहले वो कर रहे होंगे, अब वो कम हो गई है उनकी परफॉर्मेंस, या नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से जो फैमिली लाइफ है उसमें भी वो भी इंटरफेयर हो जाएगी। तो ये कुछ साइंस हो सकते हैं बच्चों में डिप्रेशन का। इसी तरह से टीन्स में डिप्रेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो टीन्स हैं वो अक्सर अनहैप्पी या मूडी फील कर रहे होते हैं। लेकिन अगर उनकी जो सैडनेस है उसको 2 हफ्ते से ज्यादा हो जाए, तो ये जो एक टाइम पीरियड है, ये अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के अकॉर्डिंग है और डीएसएम में भी ये टाइम पीरियड गिवन है। इतना अरसा जब ये सिम्टम्स बरकरार रहते हैं तब हम कह सकते हैं कि क्लिनिकल डिप्रेशन है। इसी तरह से जब आप देखेंगे सैडनेस 2 हफ्तों तक या उससे ज्यादा रह रही है और उनको इसके अलावा दूसरे भी जो सिम्टम्स हमने अभी स्टडी किए वो भी पाए जा रहे हैं उनमें, जिसमें लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, स्लीप के इश्यूज हैं, तो वो सारे इश्यूज भी पाए जा रहे हैं। तो फिर हमें समझ जाना चाहिए कि वाकई कोई मसला है। फैमिली और फ्रेंड से विड्रॉ कर जाते हैं, स्कूल या कॉलेज की परफॉर्मेंस में कमी आ जाती है। इसी तरह से हो सकता है कि टीनेज में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो ड्रग एब्यूज़ की तरफ जा सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई अलामतें नज़र आ रही हों तो फिर आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जो टीन है वो डिप्रेस्ड। अब जो बुजुर्ग होते हैं उनमें डिप्रेशन थोड़ा सा डिफरेंट वे में नज़र आ सकता है। होता क्या है कि जो बुजुर्ग हैं वो मोस्टली तन्हा रह रहे होते हैं और वो ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे होते किसी से।
तो होता यूं है कि उनका डिप्रेशन अनडायग्नोज रह जाता है, उसे उसको कोई डायग्नोज नहीं करता, या अगर डायग्नोज हो भी जाता है बाजू का तो वो अनट्रीटेड रह जाता है। तो जो बुजुर्ग होते हैं उनके सिम्टम्स को समझना जरूरी है। अब उनमें डिप्रेशन याददाश्त की कमजोरी की सूरत में नजर आ सकता है कि उनकी पर्सनैलिटी में चेंजेस नजर आ रही हैं, वो चीजें भूल रहे हैं। इसी तरह से जो एक सिम्टम हमने देखा था कि जिसमें फिजिकल पेन होता है बगैर किसी वजह के, तो ये चीज नजर आ सकती है। फटीग ज्यादा हो जाता है, कमजोरी होती है, और नींद के मसाइल होते हैं, भूख उन्हें नहीं लग रही होती, और अब वो ज्यादा टाइम घर पे गुजारना चाह रहे होते हैं, तन्हाई में वो रहना चाह रहे होते हैं। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो वजह हो सकते हैं डिप्रेशन की ओल्डर एडल्ट्स में। अब हम देखते हैं कि डिप्रेशन की वजूहात क्या हो सकती हैं। हमने डिप्रेशन के सिम्टम्स तो देख लिए, अब डिप्रेशन की कॉजेज क्या हो सकती हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो डिप्रेशन कॉज करती हैं। तो कभी भी जब हम बात करेंगे डिप्रेशन की कॉजेज की, तो उसकी कोई एक वजह सामने नहीं आती है। डिप्रेशन की वजह पर आज तक भी रिसर्चेज हो रही हैं, लोग तहकीक कर रहे हैं कि इसकी क्या कॉज है, लेकिन उसकी कभी कोई एक कॉज नहीं होती कि हम कहें कि बस ये एक वजह है, इस वजह से डिप्रेशन हो जाता है। उसमें काफी सारे फैक्टर्स शामिल होते हैं। तो अब हम उन फैक्टर्स को देखते हैं। सबसे पहले है ब्रेन स्ट्रक्चर। जो ब्रेन है उसकी स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस होना, जिस तरह से ब्रेन है उसके स्ट्रक्चर में कोई फर्क है। तो अब जब इस चीज पे तहकीक हुई है, तो साइंटिस्ट को मालूम हुआ कि जो डिप्रेस्ड पेशेंट का ब्रेन होता है वो नॉर्मल ब्रेन से डिफरेंट होता है, यानी स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस होते हैं। एक तो ये बात हो। सेकंड ये है कि जो ब्रेन केमिस्ट्री है, जो ब्रेन के अंदर न्यूरोकेमिकल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूरो ट्रांसमीटर्स भी कहते हैं, अब वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। उनकी जितनी मिकदार चाहिए थी वो इससे ज्यादा या कम हो जाती है। तो ब्रेन केमिस्ट्री दूसरी वजह हो गई। तीसरी वजह है हार्मोनल चेंजेस। जब हम बात कर रहे थे कि टीन्स को ज्यादा डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है, उस वक्त ज्यादा हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो पीक पे होते हैं। तो एक और वजह है हार्मोनल चेंजेस। और लाइफ में डिफरेंट जो सिचुएशंस आती हैं उसमें भी हार्मोनल चेंजेस का इम्पैक्ट होता है, जैसे कि प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम के इश्यूज होते हैं, ये स्पेसिफिकली इन फीमेल्स, और मेनोपॉज होता है। इसके अलावा जो थायराइड डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें भी हार्मोनल चेंजेस आ सकते हैं। तो अब हार्मोनल चेंजेस भी वजह बन सकता है डिप्रेशन की। इसी तरह से जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं जो डिप्रेशन की वजह बन सकते हैं। तो जीन्स पे जो रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग यूं है कि कोई ऐसे स्पेसिफिक जीन्स नहीं है कि हम कह सकें कि ये डिप्रेशन की वजह बनते हैं। इस पे तो अब तक रिसर्च जारी है, लेकिन ये जरूर समझ आ गया है कि जिन फैमिलीज में डिप्रेशन रन करता है तो चांसेस हैं कि उस फैमिली के दूसरे अफराद को भी डिप्रेशन हो सकता है। देन हम डिप्रेशन को मजीद इन डेप्थ समझने के लिए अब उसकी टाइप्स देखते हैं। हमने सिम्टम्स देखे हैं डिप्रेशन के, अब हम उसकी टाइप्स देखते हैं कि डिप्रेशन किस किस तरह का हो सकता है। ओके। तो अब तक जो हम स्टडी कर रहे थे, ये सिम्टम्स पाए जाते हैं। तो ये था यूनिपोलर मेजर डिप्रेशन, या इसको जस्ट हम मेजर डिप्रेशन भी कह सकते हैं, या इसका स्पेसिफिक नाम जो डीएसएम में है वो है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, एमडीडी। इसके अलावा जो टाइप्स हैं वो अभी हम देखते हैं। अगर ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है, जो अभी हमने ऊपर सारे सिम्टम्स देखे हैं, अगर ये लॉन्ग टर्म का हो जाए और ये
2 हफ्तों की बात हो रही थी ना, कि 2 हफ्तों तक बरकरार रहता है और उससे ज्यादा, तो वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर था, यानी जिसे हम क्लिनिकल डिप्रेशन नॉर्मली कहते हैं या जस्ट डिप्रेशन भी कहते हैं। तो अगर वो कंटिन्यू करता जाता है और 2 साल बीत जाते हैं, 2 साल तक वो लगातार रहता है, तो अब ये परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहलाता है। परसिस्टेंट यानी लगातार, जो लॉन्ग टर्म में चला गया। तो अब ये परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहलाएगा। इसका एक ओल्ड नेम था जिसको डिस्थीमिया कहते थे, तो आजकल भी कुछ लोग इसको इस नाम से भी जानते हैं। फिर बच्चों में जो डिप्रेशन है हो सकता है, तो उसमें उसके लिए एक स्पेसिफिक डिसऑर्डर है जिसको कहा जाता है डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। बच्चों में डिप्रेशन इस डिसऑर्डर के नाम से समझा जाता है, जिसमें बच्चे बहुत क्रैंकी हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं और इंटेंस आउटबर्स्ट होते हैं उनके। तो नॉर्मली जिस तरह वो बिहेव कर रहे होते हैं उससे टोटली हट के होते हैं। तो अब ये जो कंडीशन है, चूंकि डिप्रेशन भी मूड डिसऑर्डर है, तो यहाँ पर उनके मूड में इस तरह की जो चेंजेस आती हैं, तो यहाँ पर इस डिसऑर्डर में डिप्रेशन इस तरह से सामने आ सकता है बच्चों के डिसऑर्डर में। तो ये भी एक टाइप डिप्रेशन की ही है जिसे हम नाम दे रहे हैं डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। देन एक और टाइप है प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। अब इसमें पीरियड से पहले, जैसे कि हम बात करें प्री मेंस्ट्रुअल, प्री मीन्स पहले। अब फीमेल्स में उनका पीरियड होने से पहले जो मूड प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये जो डिसऑर्डर है उनसे रिलेटेड है, तो इस ये भी डिप्रेशन की एक टाइप समझी जाती है। इसी तरह से सब्सटेंस इंड्यूस्ड मूड डिसऑर्डर। अब कोई ड्रग अब्यूज हुआ या ड्रग यूज किया गया है और उसकी वजह से फिर डिप्रेशन होना स्टार्ट हो गया है, राइट, तो उसको हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर तो नहीं कहेंगे। वो फिर जिस ड्रग की वजह से, जिस सब्सटेंस की वजह से हुआ है, तो वो फिर इस कैटेगरी में आ जाता है जिसे हम कहते हैं सब्सटेंस इंड्यूस्ड मूड डिसऑर्डर। अब एक स्पेसिफिक चीज की वजह से वो डिप्रेशन हुआ है। इस तरह से एक और टाइप है डिप्रेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन। अब फॉर एग्जांपल, खुदा ना खास्ता किसी बंदे को कैंसर है या डायबिटीज है, अब उस मेडिकल कंडीशन के बाद उन्हें डिप्रेशन स्टार्ट हुआ है, होपलेसनेस फील होने लगी है, नेगेटिव थॉट्स आती हैं, अपना आप अच्छा नहीं लग रहा, जो हमने जितने सिम्टम्स पढ़े हैं। तो अब वो जो डिप्रेशन की टाइप है, वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन कहलाएगी, कि किसी और मेडिकल कंडीशन से है। देन एक और टाइप है एंशियस डिस्ट्रेस। जब आप एंजाइटी फील करते हैं या आपको कोई एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, तो आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में परेशान हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों से मुराद है कि आप अपनी सेल्फ से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, अपने रिलेशनशिप में, पेरेंट्स के बारे में, बच्चों के बारे में। तो ये जो डिफरेंट एरियाज हैं लाइफ के, आप वहाँ पर उन चीज़ों के बारे में परेशान महसूस कर रहे होते हैं। तो इसको भी डिप्रेशन की एक टाइप के तौर पर बयान करते हैं। देन डिप्रेशन के मिक्स्ड फीचर्स भी हो सकते हैं, जिस तरह के हम बात करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है कि दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, डिप्रेशन भी और मिनिया भी। दोनों के एपिसोड्स आते हैं कुछ कुछ डेज के, कुछ अरसा जो है वो उनको डिप्रेशन रहता है, फिर मेनिया रहता है। मेनिया क्या चीज़ है कि जैसे डिप्रेशन में एनर्जी बिल्कुल कम हो जाती है या नहीं रहती, मेनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है एनर्जी। इसी तरह से डिप्रेशन में बात करने का दिल नहीं करता, मैनिया में बहुत ज्यादा बातें करते हैं। यानी अब डिप्रेशन का उलट हो जाता है। डिप्रेशन में लो सेल्फ एस्टीम हो जाती है, अपना आप अच्छा नहीं लगता। मैनिया में वो अपनी तारीफें करते हैं,
और उनकी सेल्फ एस्टीम एकदम से बूस्ट हो जाती है। तो अब मिक्स्ड फीचर्स भी हो सकते हैं डिप्रेशन के साथ, यानी कभी डिप्रेस हो गया बंदा, कहीं मैनिया के एपिसोड में चला गया, तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर में होता है। इसी तरह से जो डिप्रेशन है उसके एटिपिकल फीचर्स भी हो सकते हैं, यानी उलट भी हो सकता है कुछ अंदाज में। वो इस तरह की हमने बात की, भूख कम लगती है, नींद कम आती है, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें बहुत ज्यादा भूख लग रही है डिप्रेशन में और उन्हें नींद भी बहुत ज्यादा आ रही है। तो ये जो टिपिकल डिप्रेशन होता है उसके थोड़ा सा ऑपोजिट लग रहा है, लेकिन ऐसा डिप्रेशन भी हो सकता है। इसलिए जब हम सिम्टम्स की बात कर रहे थे तो वहां पे हमने भूख और नींद का जस्ट कम होना ही नहीं बताया, बल्कि उसकी चेंजेस का जिक्र किया है। कभी कभी ये ज्यादा भी हो सकती हैं ये दोनों चीजें। अब एक और टाइप है डिप्रेशन की विद साइकोटिक फीचर्स। अगर साइकोटिक फीचर्स उसमें पाए जा रहे हैं, जो सिम्टम्स होते हैं जिस तरह के स्किज़ोफ्रेनिया के, यानी वो पेशेंट्स जो होते हैं उन्हें ऐसी चीजों में यकीन होता है जो सच होती ही नहीं। मिसाल के तौर पर वो कहें कि अम, अभी हमारी फरिश्तों से बात हुई है, या मैं अभी आसमान से वापस आया हूँ, इस तरह की बातें वो बातों में यकीन रख रहे होते हैं, यानी हकीकत नहीं। साइकोटिक फीचर्स के साथ भी डिप्रेशन हो सकता है, या वो ऐसी चीजें सुनने का बताते हैं कि जो असल में वहां पर नहीं थी। राइट, तो ये जो चीजें हैं ये साइकोटिक फीचर्स हैं, इनके साथ भी डिप्रेशन पाया जा सकता है। इसी तरह से कैटाटोनिया के साथ डिप्रेशन, जब आप अपनी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग मूव नहीं कर सकते और कुछ ऑटोमेटिक मूवमेंट्स होती हैं, उनकी ऑटोमेटिक मूवमेंट्स होती हैं, ये कैटाटोनिया कहलाता है। तो ये भी साइकोसिस में हो सकता है, लेकिन कभी कभी ये डिप्रेशन के साथ भी हो सकता है। इसी तरह से पेरीपार्टम डिप्रेशन है, तो प्रेगनेंसी के दौरान इसके जो सिम्टम्स हैं वो स्टार्ट हो सकते हैं, या जब बच्चे की पैदाइश हो जाए तो उस खातून को ये इश्यूज डिप्रेशन की सूरत में हो सकते हैं, जिसे हम कहते हैं पेरीपार्टम डिप्रेशन। इसी तरह से डिप्रेशन का एक सीजनल पैटर्न भी होता है, देखते हैं हम कि जब सर्दियां हो जाती हैं, जब इतनी धूप नहीं होती, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, तो उस वक्त भी अक्सर लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। तो ये नहीं, डिप्रेशन का एक सीजनल पैटर्न भी पाया जाता है कि जब मौसम में तब्दीली आती है तो उनके जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, और ये ज़्यादातर कब होता है, जब सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं। इसी तरह से एक और डिप्रेसिव डिसऑर्डर है जिसे माइनर डिप्रेशन कहा जाता है। इसमें जस्ट दो सिम्टम्स पाए जाते हैं। माइनर डिप्रेशन को हम इस तरह समझ सकते हैं कि हमने जो ऊपर 8-10 सिम्टम्स पढ़े हैं, हमने जो 8-10 सिम्टम्स देखे, तो उनमें से जो पहले दो सिम्टम्स हैं, एक तो सैडनेस का फील होना कि मूड उनका लो हो गया था, एक वो, और उसके साथ एक और सिम्टम कि उनका इंटरेस्ट नहीं हो रहा। अगर बाकी सारे सिम्टम्स नहीं हैं और ये सिर्फ दो सिम्टम पाए जा रहे हैं, तो हम इसको माइनर डिप्रेशन कहें। और अगर बाकी जो बाद वाले जो सिम्टम्स हैं उनमें से भी अक्सर पाए जा रहे हैं तो फिर वो मेजर डिप्रेशन कहलाएगा। तो ये हमने डिप्रेशन की मुख्तलिफ इसमें देखी हैं जिस तरह से डिप्रेशन लोगों में पाया जा सकता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो टिपिकल सैडनेस होती है, या किसी सिचुएशन की वजह से सैडनेस होती है, उसमें और क्लिनिकल डिप्रेशन में क्या फ़र्क है। अब जो सिचुएशनल सैडनेस होती है या दुख होता है, ग्रीफ होता है, उसमें क्या होता है कि पेनफुल फीलिंग्स जो हैं वो वक्तन फवक्तन आती हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी की डेथ हुई है, उस चीज का सदमा है। अब क्या होगा कि उस शख्स की जो फौत हो चुका है उसकी अच्छी यादें भी आएंगी इंसान के माइंड में,
इसको वो चीजें भी याद आएंगी जो पॉजिटिव मेमोरीज थी, राइट। तो ये हो गया दुख या सिचुएशनल सैडनेस जो किसी खास वजह से हुई है। लेकिन जो मेजर डिप्रेशन है, जिसको हम डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन कह रहे हैं, वो इससे टोटली अलग है। उसमें 2 हफ्तों के लिए मुसलसल, कम से कम 2 हफ्तों के लिए उनका मूड भी लो रहेगा और उनको चीजों में इंटरेस्ट या प्लेजर भी महसूस नहीं होगा। तो पहला फर्क तो ये हो गया। दूसरा फर्क ये है कि जो ग्रीफ होता है, इंसान को दुख होता है, सदमा होता है, जैसे मिसाल हमने ली कि फौतगी के बाद हो गया, या किसी वजह और वजह से हो सकता है, जैसे किसी के छोड़ के जाने पे हो सकता है। तो वो जो ग्रीफ है उसमें सेल्फ एस्टीम कायम रहती है। यानी कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि उसको सदमा हो गया या दुख हो गया और वो सेल्फ एस्टीम उसकी लो हो गई है, ऐसा नहीं होता। सेल्फ एस्टीम मेजर डिप्रेशन में लो हो जाती है कि वो वर्थलेस फील करते हैं, उन्हें अपना आप नहीं अच्छा लगता, खुद से नफरत जैसी फीलिंग्स आती हैं। तो ये तो डिप्रेशन में कॉमन है। तो इस तरह से ये फर्क बताए जा रहे हैं कि ग्रीफ में भी सैडनेस होती है, डिप्रेशन में भी सैडनेस होती है, लेकिन उस सैडनेस में फर्क होता है। अच्छा, अगर ग्रीफ है, सदमा है किसी की वफात का, तो उस वक्त भी मौत की ख्वाहिश हो सकती है इंसान की, लेकिन मौत की ख्वाहिश एक मुख्तलिफ अंदाज में होती है डिप्रेशन से। डिप्रेशन में तो मौत की ख्वाहिश इस तरह होती है कि इंसान खुदकुशी करना चाह रहा होता है, उसको ऐसी फीलिंग्स और थॉट्स आ रही होती हैं कि वो अपनी जान ले ले। इस हद तक भी आ सकती हैं, इतना वो वर्थलेस फील कर सकते हैं कि वो खुद को जीने के काबिल ही नहीं समझते। लेकिन ग्रीफ में, सदमे में तो ये होता है, मिसाल के तौर पर कि कोई फोत हो गया, उनकी याद आ रही है, तो उस शख्स का भी दिल करे कि मैं भी उससे जाके मिल जाऊं। जो अपना कोई प्यारा फोत हो गया, घर वाला कोई फोत हो गया, फैमिली से फोत हो गए या फ्रेंड फोत हो गए, तो उनसे मिलने की ख्वाहिश की सूरत में मौत चाह सकता है इंसान। लेकिन डिप्रेशन में जिंदगी की तकलीफ जो है, या जो अपना आप उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, इन चीजों की वजह से वो, उन्हें ऐसी सोचें आ रही होती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये दोनों चीजें एक साथ भी पाई जा सकती हैं? यानी इंसान को ग्रीफ हुआ है, सदमा हुआ है और उसको साथ डिप्रेशन भी है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो ग्रीफ और डिप्रेशन एक साथ भी हो सकते हैं। होता कुछ ऐसे है, मिसाल के तौर पर कि किसी शख्स के किसी प्यारे की डेथ हो गई, या कोई बड़ा लाइफ में चेंज आ गया, ऐसा डिजास्टर्स चेंज आ गया, जैसे कि उनकी जॉब चली गई, या कोई उन्हें ट्रॉमा फेस करना पड़ा है, अब्यूज फेस करना पड़ा है उन्हें। तो अब ये था तो डायरेक्टली तो एक ग्रीफ था, उन्हें सदमा हुआ, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में जाके डिप्रेशन बढ़ बन गया। तो ये जो हम बात कर रहे थे कि जेनेटिक फैक्टर भी मौजूद होता है, तो कुछ जीन्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं फैमिली में कि कुछ लोगों को ज्यादा, उनके ज्यादा चांसेस है कि उनको डिप्रेशन हो जाएगा। कुछ लोग इतनी बड़े प्रॉब्लम्स आसानी से फेस नहीं कर पाते हैं, उनको वो कोप नहीं कर पाते और उनको डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर ग्रीफ जो है वो डिप्रेशन की वजह भी बन सकता है आगे जाकर। अब हम रिस्क फैक्टर्स देखते हैं डिप्रेशन के। इन पे हम पहले थोड़ी सी बात कर चुके हैं कि क्या कॉजेज हो सकती हैं या कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो डिप्रेशन को लाइकली बना देते हैं। अब फैमिली हिस्ट्री एंड जेनेटिक्स, क्रोनिक स्ट्रेस, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा एंड जेंडर। तो हम जी जेनेटिक्स पे तो पहले बात कर चुके हैं। ये वल्नरेबिलिटी पाई जाती है कि कुछ लोगों में, अगर उनकी फैमिली में ये चीज़ है, तो उन्हें होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सेकंड, क्रोनिक स्ट्रेस, अगर लगातार किसी को स्ट्रेस रहता है तो तब भी वो डिप्रेशन की वजह बन सकता है। वर्क का स्ट्रेस है, रिलेशनशिप का स्ट्रेस है,
किसी को ट्रॉमेटाइज किया जा रहा है, तो अब वो जो स्ट्रेस है वो आगे जाकर फिर डिप्रेशन की वजह बन सकता है। इसी तरह से हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, अगर बचपन में ट्रॉमा फेस किया तो आगे लाइफ में ज्यादा चांसेस हो सकते हैं कि इनको डिप्रेशन हो सकता है। देन जेंडर, जेंडर को जब हम जेंडर की बात करते हैं तो मेल्स के मुकाबले में फीमेल्स को ज्यादा डिप्रेशन का सामना होता है। WHO के अकॉर्डिंग 50% ज्यादा चांसेस होते हैं खवातीन के कि उनको डिप्रेशन हो। और जो प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं या जिन्होंने बच्चे को बर्थ दे दी होती है, तो उनमें उनमें से 10% लोग डिप्रेस्ड होते हैं। यानी 10% खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं या जिनका बेबी हो गया, तो उनमें से 10%, ये बहुत बड़ी बात है कि हर 100 में से 10 को डिप्रेशन होता है। इसी तरह से पुअर न्यूट्रिशन, जो डाइट है, कंप्लीट डाइट है, उसका पूरा ना हो पाना, कुछ चीजें मिस हो जाना, ये भी डिप्रेशन की वजह बन सकता है और ये एक रिस्क फैक्टर के तौर पर समझा जाता है। इसी तरह से अनरिजॉल्व ग्रीफ और लॉस, अब एक ग्रीफ है लॉन्ग टर्म से चला आ रहा है, वो रिजॉल्व नहीं हुआ माइंड में, अब ये डिप्रेशन की वजह बन सकता है। कोई ऐसा दुख बैठा हुआ है मेमोरीज में और वो रिजॉल्व नहीं हुआ, उस पर दोबारा बातचीत नहीं हुई उस नुकसान पे, और उसको रिजॉल्व नहीं किया गया, उसको प्रोसेस नहीं किया गया, तो वो अब डिस्टरबेंस की वजह बन सकता है और वो डिप्रेशन की तरफ ले जा सकता है। कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसे हो सकते हैं जो डिप्रेशन की तरफ ले जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा है एज अ पर्सनैलिटी ट्रेट, हर चीज में हम नेगेटिव एस्पेक्ट पे हमारी नजर है, या एग्रेशन ज्यादा है और हम इन चीजों पे वर्क नहीं कर रहे, अब क्या होता है फिर कि जाहिर है क्या होता है, जो नेगेटिव चीजें हैं वो फिर नेगेटिव चीजों की तरफ ले जा सकती हैं, तो फिर डिप्रेशन के चांसेस भी ज्यादा होंगे। देन कुछ मेडिकेशंस भी ऐसी हो सकती हैं, या जो सब्सटेंस यूज है इन द फॉर्म ऑफ स्मोकिंग, अल्कोहल, बाकी भी होते हैं टाइप्स, तो अब उनकी वजह से भी और डिप्रेशन हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो डिप्रेशन के रिस्क फैक्टर्स हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन, अब डिप्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप, जब आपको डिप्रेशन महसूस होता है, आप उसके सिम्टम्स को समझते हो और उसी वक्त आप स्टेप ले लें, आप उसको अर्ली डिटेक्ट करें, जल्दी समझ जाएं कि ये डिप्रेशन है और फौरन से आप इंटरवेंशन स्टार्ट कर लें। ओके, तो जो डिप्रेशन है इसमें जल्दी डिटेक्ट कर लेना, जल्दी मालूम कर लेना, मालूम हो जाना कि पेशेंट को डिप्रेशन है, और जल्दी से इंटरवेंशन यानी कि थेरेपी या मेडिकेशन का स्टार्ट ले लेना, यानी कि इलाज की तरफ आ जाना, ये इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। तो जितना जल्दी आप डिप्रेशन को डिटेक्ट करेंगे, उसका डायग्नोसिस हो जाएगा, आपको मालूम हो जाएगा और आप इलाज स्टार्ट कर लेंगे, उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप डिप्रेशन में से निकल आएंगे और उस पर, उसके सिम्टम्स पे काबू पा लेंगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें समझनी ज़रूरी होती हैं। अब जब आपको डिप्रेशन का पहला एपिसोड आता है, तो उसकी जब आप थेरेपी स्टार्ट करते हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो वो 6 से 12 हफ्तों तक का होता है, यानी 1.5 माह से 3 माह तक। तो यहाँ पर ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि जो आपके पहले वाले फंक्शनिंग लेवल्स थे, यानी जिस तरह से आप पहले वर्क कर रहे थे, जिस तरह से पहले आप सोशलाइज कर रहे थे, लोगों के साथ मिलना जुलना था, काम था, इंटरेस्ट था एक्टिविटीज में, अब तो वो रुक गया है ना डिप्रेशन में, लेकिन आप उन लेवल्स तक पहुंचना, ये आपके लिए जरूरी होता है। तो इस चीज को कहते हैं रिमिशन, यानी आप अपने सिम्टम्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। आपको जो डिप्रेशन में सिम्टम्स आना स्टार्ट हुए, आपने उनको इम्प्रूव किया और वापस से आप अपने फंक्शनल लेवल पे पहुंच गए। आपके जो
रिलेशनशिप्स थे, फैमिली एंड फ्रेंड्स, आपका जो वर्क या स्टडी था वो, ये वापस से अपनी जगह पर आ गए, तो ये चीज़ कहलाती है रिमिशन। और थेरेपी या मेडिकेशन, दवाई से आप इलाज कर रहे हैं, थेरेपी से कर रहे हैं, उसका मकसद और गोल हमेशा ये होता है कि आप रिमिशन तक पहुंच जाए। लेकिन रिमिशन तक पहुंचने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि जो आपकी रेजिडुअल सिम्टम्स हैं, यानी जब आप इलाज कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो रह जाते हैं, इलाज के बावजूद भी वो सिम्टम्स रह जाते हैं। उनमें एक तो फैटीग शामिल है कि आपको कमजोरी महसूस होती है, कमजोरी महसूस हो सकती है। दूसरा ये है कि आपके जो नींद के मसाइल शुरू हुए थे डिप्रेशन के एपिसोड के स्टार्ट होते हुए, वो ऐसा हो सकता है कि वो रह जाएंगे, बाकी आपकी चीजें दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगी, इंटरेस्ट आपका बन जाएगा, सोशलाइज आप करने लग जाएंगे। लेकिन कमजोरी, नींद के मसाइल और जो आपकी कॉग्निटिव डिसफंक्शन था, यानी जो आप फोकस नहीं कर पा रहे थे, चीजों को समझ नहीं पा रहे थे, फैसला नहीं कर पा रहे थे, वो मसला अब भी रहेगा। तो ये रेजिडुअल सिम्टम्स होते हैं, यानी ये बचे हुए सिम्टम्स होते हैं। ये सिम्टम्स इलाज के बाद भी बच जाते हैं, लेकिन अगर आप थेरेपी के जरिए इन पर भी वर्क करते हैं और इनको भी ठीक कर देते हैं, अगर आप इनको भी ठीक कर देते हैं, राइट, तो आप आपका जल्दी ठीक होने का इम्कान है। अब देखिए यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताई जा रही है कि अगर आपके रेजिडुअल सिम्टम्स बच जाते हैं, यानी ये जो दो तीन चीजें हम बयान कर रहे हैं कि ये जो सिम्टम्स आपके इलाज के बावजूद भी रह गए हैं, कमजोरी, नींद के मसाइल और जो समझ ना आना, फोकस ना कर पाना चीजों पे, तो अब ये कंफ्यूजन इसकी वजह से ये होगा कि आपका जो रिलैप्स रेट है वो 76% तक चला जाएगा। इससे क्या मुराद है, रिलैप्स रेट से क्या मुराद है कि आप फिर से डिप्रेशन में जा सकते हैं, फिर से आप डिप्रेसिव एपिसोड में जा सकते हैं। 76% तक इसका इम्कान है। तो ये बात बहुत समझनी जरूरी है कि जब आपने अर्ली डिटेक्ट कर लिया डिप्रेशन को, आपको पता चल गया डिप्रेशन है, आपने इलाज स्टार्ट कर लिया, तो आपका मकसद क्या होना चाहिए, रिमिशन, कि सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं वो खत्म हो जाएं, इम्प्रूव हो जाएं, आप सबके लिए वर्क कर रहे हो। अगर ये रेजिडुअल सिम्टम्स बच जाते हैं तो आपके फिर से डिप्रेशन में जाने की 76% तक चांस होंगे। जबकि अगर आप रिमिशन तक पहुंच गए हैं, यानी इन रेजिडुअल सिम्टम्स को भी आपने कम कर दिया है, तो आपके रिलैप्स के चांसेस, यानी वापस से डिप्रेशन में जाने के चांसेस सिर्फ 25% रह जाएंगे। ये कितना ज्यादा फर्क है। तो हमने देखा कि जो मेन मकसद होता है ट्रीटमेंट का, चाहे मेडिकेशन के थ्रू है, थेरेपी के जरिए है, तो वो होता है रिमिशन। रिमिशन यानी तमाम सिम्टम से बच जाना, उनको इम्प्रूव कर लेना, बेहतर बना लेना। तो ये तो हमें समझ आ गई कि ये प्राइमरी गोल होता है, बुनियादी मकसद होता है, लेकिन ये अचीव करना आसान नहीं होता। इसमें हो सकता है कि जब आपको साइकेट्रिस्ट स्टार्ट में मेडिसिन देते हैं और अगर वो वर्क नहीं कर रही हैं, मिसाल के तौर पर, तो आप जब दोबारा उनके पास जाते हैं वो आपकी डोज बढ़ा भी सकते हैं, या ऑगमेंटेशन ऑफ मेडिकेशन होती है, यानी कि एक साथ वो दो डिफरेंट मेडिकेशंस आप पे ट्राई कर सकते हैं, राइट। लेकिन थेरेपी की इंपॉर्टेंस को कभी भूलना नहीं चाहिए। जब हमने बात की है कि रेजिडुअल सिम्टम्स रह सकते हैं, तो रेजिडुअल सिम्टम्स जो रह सकते हैं तो आप उन पर थेरेपी के जरिए काबू पाते हैं। और हमेशा जो डिप्रेशन का बेहतरीन इलाज रहा है, अगर तो वो सिवियर डिप्रेशन है तो वो एंटी डिप्रेशंस के साथ साथ साइकोथेरेपी भी होता है। अक्सर लोग सिर्फ मेडिसिन ले लेते हैं और उसी के सहारे वो बैठे रहते हैं। लॉन्ग टर्म में मेडिसिन का काफी हद तक नुकसान भी हो सकता है। जब तक आप लाइफस्टाइल पे काम नहीं करते हैं, अपने थिंकिंग पैटर्न्स पे काम नहीं करते हैं, सोचने के अंदाज पे, इमोशंस पे वर्क नहीं करते हैं, डिप्रेशन तो आपकी लाइफ के हर हिस्से को कमजोर कर देता है। तो जब तक आप उन पे काम नहीं करते हैं, सिर्फ मेडिसिन की बेसिस पर आप ठीक नहीं हो सकते, सिर्फ आप मेडिसिन पे इन्हिसार नहीं कर सकते हैं। तो ये बेसिकली अर्ली डिटेक्शन और इंटरवेंशन की अहमियत होती है कि आप जितना जल्द डिप्रेशन को डिटेक्ट कर लेते हैं और थेरेपी स्टार्ट कर लेते हैं, उतना आपको फायदा हो सकता है। अब SSRIs जो होती हैं ये बेसिकली दी जाती हैं डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए स्टार्ट में।
क्योंकि इनकी एफिकेसी ज़्यादा पाई जाती है और ये इतनी ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होती है शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनका ज़्यादा नेगेटिव इम्पेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर इनमें से ये एक ट्रीटमेंट फेल हो जाता है, यानी SSRI जो आपको मेडिसिन दी गई वो फेल हो गई, तो उसके साथ फिर कोई दूसरी एंटी डिप्रेशन भी दी जा सकती है, ताकि जल्द से जल्द आप रिमिशन तक पहुंच जाए, आपके सिम्टम्स जो है वो इम्प्रूव होते जाए। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड मॉड्यूल की तरफ, जो है फाउंडेशंस ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। यहाँ पर हम CBT के बेसिक्स देखेंगे, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले CBT के प्रिंसिपल्स, कुछ बुनियादी असूल हैं CBT को समझने के लिए। CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहलाती है, और कॉग्निटिव से मुराद होता है कि ये आपकी कॉग्निशंस यानी थिंकिंग पे वर्क करती है, आपकी सोच, आपके बिलीफ पैटर्न्स, इन पे काम करती है। बी से मुराद है बिहेवियरल, यानी जिस तरह से आप बिहेव कर रहे हैं ये उसको मॉडिफाई करती है ये थेरेपी। और टी से मुराद है थेरेपी, तो इस तरह से बनती है CBT। थेरेपी कहते हैं तरीका इलाज। तो अब CBT के 3 बुनियादी असूल जो हैं हम उनकी तरफ आते हैं। सबसे पहले है कोर बिलीफ। अब कोर बिलीफ्स क्या होते हैं कि जब हम बच्चे होते हैं, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड 5 साल की उम्र में हमारी पर्सनैलिटी बन चुकी होती है। ठीक है, 4-5 साल की एज में हमारी पर्सनैलिटी बन चुकी होती है। उस वक्त के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उस वक्त का जो माहौल होता है, उस वक्त जिन थॉट पैटर्न से हम गुजरते हैं, जिस तरह की हमारी पेरेंटिंग होती है, जो जो चीज़ें हम फेस करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उससे हमारी हमारी थॉट पैटर्न्स और बिलीव्स बन जाते हैं, और वो बहुत गहराई में फिर हमारी रूट कर जाते हैं कि हम किस तरह से अपने आप को देख रहे हैं, किस तरह से अपनी इन्वायरमेंट को देख रहे हैं, और किस तरह से फ्यूचर को देखते हैं, फ्यूचर को लेकर हम किस तरह का नुक्ता नज़र रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये कोर बिलीव्स हमें बचपन में मिल चुके होते हैं, राइट। ये तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हम खुद को किस तरह देखते हैं। इसका ताल्लुक सेल्फ कॉन्फिडेंस से भी है, सेल्फ एस्टीम से भी है, एंड हम अपनी इन्वायरमेंट को, दूसरे लोगों को, इर्द गिर्द के माहौल को किस तरह से परसीव करते हैं, ये भी बहुत अहमियत का हामिल है। इसी तरह से हम फ्यूचर को कैसे देखते हैं, क्या हम खुद को कामयाब होता हुआ देख रहे हैं, क्या हम पुरुमीद हैं, या हम मायूस हैं। तो ये कोर बिलीव्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकंड जो बेसिक प्रिंसिपल है, अच्छा पहले इन कोर बिलीव्स को हम थोड़ा मजीद भी देख लें। अब जब हमने बात की कि 3 चीज़ें यहाँ पर कोर बिलीव्स से इम्पेक्ट हो रही होती हैं, तो डिप्रेशन में हम देखते हैं कि तीनों चीज़ें नेगेटिवली किस तरह इम्पेक्ट हो रही होती हैं। ये तो हमने देख लिया कि जो कोर बिलीव्स है वो शुरू के जो हमारे बचपन के एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे बनते हैं। उस वक्त हम सीख लेते हैं और वो हमारे माइंड में फिक्स हो जाते हैं। हम खैर उन पे आगे जाके वर्क भी किया जा सकता है, लेकिन जाहिर है कि ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। एक चीज़ हम एक ज़िंदगी हम 20-25 साल से गुजार रहे हैं बचपन से, और वो पर्सनैलिटी का हिस्सा बन चुकी है, तो उस पर फिर वर्क भी तो अच्छा खासा करना ही होगा। तो अब जो बिलीफ सिस्टम में हमारी ये थॉट्स रच बस जाती हैं, और ये फिर अक्सर नेगेटिव अंदाज में किस तरह से सामने आती हैं कि हम अपने बारे में, अपनी इन्वायरमेंट या दुनिया के बारे में और फ्यूचर के बारे में कुछ इस तरह के ख्यालात रखते हैं। हमारे कोर कोर बिलीव्स कुछ इस तरह से बन जाते हैं, जो कि डिप्रेशन में और भी बढ़ जाते हैं। जैसे कि अपने आप को वर्थलेस समझना, कि हमारी कोई कदर कीमत नहीं है, या अपने आप से नफरत की फीलिंग होना। तो ये नेगेटिव व्यूज अपने लिए हो सकता है। दुनिया के लिए क्या नेगेटिव व्यूज हो सकते हैं, अपनी इन्वायरमेंट के लिए, कि मेरा तो कोई ख्याल नहीं रखता, मेरा तो कोई भी नहीं सोचता, सब अपने काम के हैं, इस तरह के ख्यालात। ये नेगेटिव व्यूज हो सकते हैं इन्वायरमेंट और दुनिया के बारे में। इसी तरह से फ्यूचर के बारे में मायूसी हो सकती है कि कभी भी कुछ सही नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो सब कोर बिलीव्स की वजह से होती हैं। सेकेंड चीज है डिसफंक्शनल assumptions। अब इंसान है, इस चीज में हम आगे जाके बहुत डेप्थ में भी जाएंगे, लेकिन अभी हम यहाँ ये इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं कि ये है क्या चीज। इंसान को जब कुछ जवाबात नहीं मिलते हैं, उसका माइंड
जब परेशान होता है और उसे सवालों के जवाबात नहीं मिल रहे होते, मसाइल उसके हल नहीं हो रहे थे, तो वो क्या करता है, वो कुछ चीजें फर्ज कर लेता है। और इंसान का ये भी नेचर है कि वो नेगेटिव चीजों पर ज्यादा फोकस करता है और उनको माइंड में रख लेता है। तो अब इस तरह के जो नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं, या जिसको हम डिसफंक्शनल अजम्पशंस कह सकते हैं, उन्हें सीबीटी में कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहा जाता है। यानी ये कुछ ऐसे सोचने के अंदाज होते हैं जो नेगेटिव होते हैं और जो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन चुके होते हैं, और बचपन से हम उसी अंदाज में सोचते रहे होते हैं। और अब आ, वो हमें पता भी नहीं होता, और उस तरह से हम खुद ब खुद सोच लेते हैं। ये ऑटोमेटिक होते हैं, हम उस नेगेटिव अंदाज में सोच लेते हैं। तो ये एक तरह के इरेशनल, इलॉजिकल, यानी जब आप उसे लॉजिक की बुनियाद पे बरतेंगे, वो लॉजिकल भी नहीं होंगे, वो दुरुस्त भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हम उस अंदाज में सोच रहे होंगे ऑटोमेटिकली किसी हद तक। लेकिन जब तक हमें उनकी अवेयरनेस नहीं होगी, हम उन पर वर्क नहीं कर सकेंगे। तो इन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को समझना बहुत जरूरी होता है। और ये जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, ये हमारी रियलिटी को समझने और देखने की जो सलाहियत है, उसको डिस्टॉर्ट कर देते हैं। उसमें डिस्टॉर्शन आ जाती है कि हम हकीकत और लॉजिकल वे में चीज़ों तक नहीं पहुंच पाते, और इन्हीं नेगेटिव जो एजम्पशंस हैं उनमें फंसते चले जाते हैं। तो इन पे हम डिटेल में बात करेंगे आगे चलकर। थर्ड चीज़ है ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। जैसे कि हम बात कर रहे थे, बिलीव्स की हमने बात की, कोर बिलीव्स की हमने बात की है, एजम्पशंस की बात की है, कि कुछ ऐसे मफरूजात होते हैं, चीज़ें फर्ज करने की आदत होती है, हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा होते हैं ये। तो इसी तरह से ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स भी होती हैं, जिन्हें हम ANTs कहते हैं। तो अब इंसान में इस तरह से होता है, नेगेटिव थॉट्स सबको आती हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं वो सभी को आती हैं, और ये ऑटोमेटिक भी होती हैं। लेकिन हम इन थॉट्स को किस तरह से लेते हैं, ये हम तक होता है। या नेगेटिव थॉट आ रही है, तो अब हम उससे मुतासिर होकर उसी में डूब गए हैं, परेशान होने लग गए हैं, मायूस होने लग गए हैं, ये हम पे होता है। या हम उसको चैलेंज करके बेहतरी की सोच रख के कोई एक्शन ले रहे हैं, ये भी हमारे हाथ में होता है। तो अब नेगेटिव थॉट्स जो होती हैं, इन्हें हम पहचान नहीं सकते फौरन से, जब तक हमें इनकी अवेयरनेस नहीं होगी। ये अचानक से आती हैं और ये हमारे इमोशंस को नेगेटिव बना देती हैं। जैसे मायूसी की सोच आ गई और हम नेगेटिव सोचने लगे, फिर हम गुस्से का इजहार कर सकते हैं, हमारी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो लो हो सकती है, हमारा कॉन्फिडेंस कम हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तीन असूल हैं जो कि CBT के होते हैं। तो अब हम ANTs की बात करें, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स की। तो इसको अगर देखा जाए, अगर हम, एक तो नेगेटिव थॉट खुद आ रही है, लेकिन हमारे बस में है कि उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, आगे से हम कैसे सोचते हैं उसके बारे में, ये है तो हमारे बस में है, उस सोच को हम बदल सकते हैं। तो अगर आप अपनी सोच को बदल सकते हैं किसी भी सिचुएशन में, या इसको इस तरह कह लें कि आप किसी मुश्किल सिचुएशन में किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको किस तरह से लेते हैं, किस तरह से समझते हैं, किस तरह सोचते हैं खुद से उसके बारे में, अगर हम इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, तो हम उस सिचुएशन में अपनी फीलिंग को भी चेंज कर सकते हैं। हमेशा मकसद यही होता है कि हम कॉन्फिडेंट फील करें, हर इंसान यही चाहता है ना, हम खुशी महसूस करें, हम इंजॉयमेंट फील करें, यही होता है इंसान का मकसद, हमें सुकून महसूस हो। तो जब आप अपनी सोच के अंदाज को बदल बदल सकते हैं किसी सिचुएशन में, तो फिर तभी आप अपनी फीलिंग को बदल सकते हैं। तो ये एक बड़ा पावरफुल टूल हुआ ना, कि आप अपनी सोच को बदलकर अपनी फीलिंग को बदल सकते हैं, और हर इंसान यही तो चाह रहा होता है। थेरेपी का भी यही मकसद होता है। इन लोगों को एंजाइटी हो जाती है, हमारी एंजाइटी खत्म हो जाए, हम अच्छा फील करें, सुकून महसूस करें, रिलैक्स महसूस करें। जिन लोगों को डिप्रेशन फील होता है, होपलेसनेस फील होती है, उदासी होती है, वो कहते हैं हम खुशी महसूस करें, हमें उम्मीद महसूस हो।
हम चीज़ों को एंजॉय कर सकें, यही होता है। तो जब आप अपनी थॉट्स पे काबू पा लेते हैं, इसलिए थॉट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी भी और खासकर सीबीटी में। तो जब आपका अपनी सोच पर काबू हो गया तो आपका अपनी लाइफ पे काबू होने लग जाता है, क्योंकि जब आप अपनी थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उनके बारे में अवेयर रहते हैं, आप अपने बिहेवियर्स और अपनी फीलिंग्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं और उनको भी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो ये इतनी पावरफुल चीज़ होती है, क्योंकि डायरेक्टली तो आप अपनी फीलिंग्स को ऑन या ऑफ नहीं कर सकते। मतलब अभी आपको अगर उदासी हो रही है, आप एकदम से उसको पॉजिटिव फीलिंग में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन थॉट के जरिए ये आप कर सकते हैं। अब इस चीज को समझना जरूरी है कि जो हम बात कर रहे थे नेगेटिव, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आती हैं, तो ये हम सभी को आती हैं, जिनको हमने हमने बात की थी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहते हैं सीबीटी में। तो उनकी क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं, कुछ हम समझते हैं हम कि किस तरह से नेगेटिव थॉट पैटर्न्स जो है वो हमें डिस्टर्ब कर सकते हैं। एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहलाती है ऑल और नथिंग थिंकिंग, यानी या तो पूरा या कुछ भी नहीं। यानी इस तरह का सोच का होना कि आपके 100% मार्क्स आए, अगर 99 है तो वो जीरो है, तो आप ऑल या नथिंग की उसमें देख रहे होते हैं। या हमारा फ्रेंड है तो उसमें 99 अच्छाइयाँ भी अगर हैं, लेकिन अगर एक बुराई कर देगा तो हम कहेंगे नहीं, ये हमारा अच्छा दोस्त नहीं है। ठीक है, इसी तरह से खुद के बारे में आपने 100 अच्छे काम कर दिए हैं, लेकिन कोई एक इशू है, कोई एक कमजोरी है, आप उस एक कमजोरी की बेसिस पे खुद को परखने लग जाते हैं कि मैं तो एक नाकामी हूँ, हालांकि 100 अच्छाइयाँ और 100 कामयाबियां और 100 स्ट्रेंथ्स आप में होती हैं। तो इस तरह की थिंकिंग बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है और आगे जाकर नेगेटिव थिंकिंग को ये बढ़ा सकती है और डिप्रेशन की तरफ भी ले जा सकती है। तो इन इस पे वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह से शुड स्टेटमेंट्स ये होती हैं कि आप अपने आप से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे होते हैं किसी चीज़ के बारे में कि आपने वो करनी ही करनी है, कि हमें ऐसा करना चाहिए। आप शुड का वर्ड यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं मुझसे कभी गलती नहीं होनी चाहिए। अब अगर इस जुमले को आप देखें कि आपकी अपने आप से ये एक्सपेक्टेशन है, तो ये टोटली इलॉजिकल है, क्योंकि मिस्टेक से तो आप सीखेंगे। आपको कैसे पता चलेगा कोई काम कैसे करना है? ट्रायल एंड एरर तो होता है ना, जब आप कोई चीज सीखने जा रहे होते हैं तो पहले एक दफा आपसे गलत होती है, फिर उसी गलती से आप अगले स्टेप पे जाते हैं सीख के, और इस तरह करते करते आप उसको कंप्लीट करते हैं। लेकिन जब आपकी अपने आप से ये एक्सपेक्टेशन होगी कि मुझसे गलती हो ही ना, नहीं होनी चाहिए, जब शुड का इस्तेमाल आ जाएगा तो फिर आप शायद कोशिश ही नहीं करेंगे। तो ये वो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं ये जिन पे हमें वर्क करना होता है। इसी तरह से एक और कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है ओवर जनरलाइजेशन। अब ये टोटल 12 से 15 होती हैं और इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे थॉट पैटर्न्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब ओवर जनरलाइजेशन जो टाइप है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की, उसमें क्या होता है कि आप कोई एक चीज है, आप उसको हर चीज पे अप्लाई कर देते हैं। कोई एक मसला है, आप उसको पूरी जिंदगी पे अप्लाई कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई टास्क कर रहे थे, चूंकि पहले जैसे भी हमने बात की गलती से हो तो आप पहले से घबराए नहीं कि मिस्टेक्स तो होनी ही नहीं चाहिए, मतलब ये फेलियर की निशानी है। हालांकि मिस्टेक्स तो सीखने की निशानी होती है। तो अब क्या हुआ कि ओवर जनरलाइजेशन में आपसे एक कोई चीज आप पास ना कर सके और आपने उसको हर चीज पे अप्लाई कर दिया कि अब कभी भी कुछ बेहतर नहीं हो सकता। एक चीज जो एक सिचुएशन में एक लम्हे पर हो रही थी, उसे आपने हमेशा के लिए अप्लाई कर दिया कि कभी भी कुछ बेहतर नहीं हो सकता। तो ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इनको दुरुस्त कैसे किया जाता है, इसको हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट में भी देखेंगे। इस तरह से कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग की जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीटी में, क्योंकि सीबीटी स्टैंड्स फॉर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि आप बिलीव्स को, थॉट्स को कैसे चेंज करते हैं
कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू चेंज करते हैं। कुछ ही देर में हम इसकी वर्कशीट पे भी आते हैं और प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये किस तरह से हो सकता है। जैसे ये मॉड्यूल कवर होता है, हम इसको एक वर्कशीट पे प्रैक्टिकली देखते हैं करके, लेकिन अभी हम इसको बेसिक समझ रहे हैं कि ये होता कैसे और क्या होता है। तो अब आप माइंडफुल होके आपके जो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं, हर इंसान को पता होता है कि वो किस अंदाज में सोचता है, किस तरह से थॉट्स उसे डिस्टर्ब करती है। जब वो तमाम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को रीड करेगा तो उसे समझ आ जाएगी, हाँ हाँ ये वाली कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस मुझ में पाई जाती है। तो उनको आइडेंटिफाई करना, उनको पहचान लेना और उसके बाद फिर उनको चैलेंज करना, जो कि अभी हम कुछ देर में वर्कशीट पे करेंगे। तो इस पे वर्क करके हम अपने थॉट पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं। और जैसे हमने पहले बात की कि जब हम थॉट पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी फीलिंग्स और बिहेवियर्स भी चेंज हो सकते हैं, जो कि सक्सेस है। अगर इंसान के बिहेवियर चेंज हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल पहले वो डिसिप्लिन नहीं था, अब डिसिप्लिन हो जाता है, सक्सेस की जाने बढ़ने लग जाता है, तो यही तो सक्सेस है। इसी तरह से अगर किसी की फीलिंग्स नेगेटिव थी, अब वो पॉजिटिव फील करना उसने स्टार्ट कर लिया है, उसने कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग सीख ली है, तो यही तो कामयाबी है, राइट। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस तरह से जो सेकंड पार्ट है, चूंकि हमने बात की CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, तो बी से बनता है बिहेवियर। अब बिहेवियर पे भी वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास तौर पर डिप्रेशन में। तो बिहेवियरल एक्टिवेशन क्या होती है कि पॉजिटिव और रिवॉर्डिंग एक्टिविटीज में हिस्सा लेना। डिप्रेशन में हमने देखा कि वो पेशेंट्स अपने जो फैमिली और फ्रेंड्स हैं उनसे दूर हो जाते हैं, रास्ते मुनक़ता हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। इसी तरह से जो चीज़ें वो एंजॉय कर रहे थे, एक्टिविटीज़ हैं रोज़मर्रा की या हॉबीज़ हैं, वो अब एंजॉय नहीं कर पा रहे। तो अब बिहेवियरल एक्टिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि चले उन्हें इंटरेस्ट नहीं हो रहा, उन्हें प्लेजर नहीं फील हो रहा, वो एंजॉय नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव और रिवॉर्डिंग एक्टिविटीज करते जा रहे हैं, चाहे वो लो फील करें, चाहे वो मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे। लेकिन अगर वो डिप्रेशन का मुकाबला करना चाहते हैं और अपनी वेलबींग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उन्हें ये एक्टिविटीज जारी रखनी होंगी। तो इनको भी डिफरेंट टाइम टेबल्स, चार्ट के जरिए करवाया जाता है क्लाइंट्स। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अब हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की टेक्निक्स की बात कर रहे हैं कि ये किस तरह से वर्क करती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है साइको एजुकेशन। कोई भी मर्ज है, मेंटल हेल्थ कंडीशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कोई भी इशू है, तो उसके बारे में क्लाइंट को मालूमात फराहम की जाती है, उसके बारे में उसको तालीम दी जाती है, उसको साइको एजुकेट किया जाता है कि ये मर्ज है क्या, इसको कैसे डील करना है CBT के जरिए, और थॉट्स जो है वो बिहेवियर्स पे कैसे इन्फ्लुएंस होती है और इमोशंस पे कैसे इन्फ्लुएंस होती है, इनका क्या असर होता है थॉट्स का इन दोनों पे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरह से डीकैटास्ट्रोफाइजिंग, डीकैटास्ट्रोफाइजिंग से ये मुराद है कि एक थिंकिंग पैटर्न होता है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, जो कहलाती है कैटास्ट्रोफाइजिंग। कैटास्ट्रोफाइजिंग से ये मुराद है कि आप किसी एक चीज को, जब वो आपकी लाइफ में आती है कोई एक मुश्किल सिचुएशन, तो आप उसको बहुत मैक्सिमाइज करके देखते हैं, बहुत बड़ा करके समझते हैं कि ये तो तबाह कुन है। मसलन एक जगह से फॉर एग्जांपल रिजेक्शन हो गया आपकी इंटरव्यू का, और आपने कहा बस सब कुछ खत्म हो गया, हालांकि ऐसा तो नहीं हुआ। तो ये चीज होती है कैटेस्ट्रोफाइजिंग। अब इसको खत्म कैसे करना है? डी कैटेस्ट्रोफाइजिंग से। ठीक है, यानी इस मुश्किल कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन को आपने डी कैटेस्ट्रोफाइज करना है, उसकी जो बहुत ही तबाहकुन लगने का एहसास है, हम उसको किस तरह खत्म करेंगे? डी कैटेस्ट्रोफाइज करके हम कैसे कर सकते हैं?
अपने आप से ये कुछ सवालात हैं जो हम पूछ के कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई एक चीज आई और उसको हमने बहुत तबाहकुन समझ लिया, कैटेस्ट्रॉफिक समझ लिया, तो हम खुद से सवाल करें कि मैं किस वजह से परेशान हूँ, किस चीज के बारे में परेशान हूँ। पहला सवाल ये रिटर्न फॉर्म में होता है, आप लिख भी लेते होते हैं। सेकंड, कि मैं जिस वजह से परेशान हूँ, तो कितने चांसेस हैं कि वो वजह परेशानी की सच साबित हो जाएगी, कितने चांसेस। फिर तीसरा सवाल कि अगर वो चीज सच हो भी जाती है, वो मसला बन भी जाता है, तो सबसे बदतरीन मेरे साथ क्या होगा, बुरे से बुरा भी अगर कुछ हो जाए वो क्या होगा। और चौथा सवाल ये कि अगर वो जो बुरे से बुरा होना है, जो बदतरीन होना है, अगर वो हो भी जाता है तो क्या होगा, तो आगे क्या होगा। जब आप खुद से ये सवाल कर रहे हैं, जिस चीज के बारे में आपको ये ख्याल आया था कि ये तबाहकुन है और इतनी तबाहकुन है, अब आपको जवाबात मिलना यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर अगर वो परेशानी आ भी जाती है, तो कितने चांसेस हैं कि मैं ठीक रहूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवालात हैं जो कि एक डीकैटास्ट्रोफाइजिंग टेक्निक है, आपको तबाहकुन ख्यालात और सोचने के अंदाज से निकाल लाते हैं। इसी तरह से एबीसी टेक्निक ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ए से मुराद यहाँ पर है एक्टिवेटिंग इवेंट, बी से मुराद है बिहेवियर्स, और सी से मुराद है कॉन्सिक्वेंसेस। देखें, हम लाइफ में कहीं किसी ना किसी सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आता है उस वक्त या तो हमारे एग्जाम हो रहे होते हैं, या जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, या फैमिली प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं, शादी का कोई मसला हो सकता है, रिलेशनशिप की और कोई मसाइल हो सकते हैं, किसी की डेथ का इशू हो सकता है। कोई ऐसी सिचुएशन होती है लाइफ में, तभी वो चेंजेस लेके आती है, तो उसको हम कहते हैं एक्टिवेटिंग इवेंट। तो ए से क्या है, एक्टिवेटिंग इवेंट। बी से मुराद है बिहेवियर्स, कि उस वक्त आपने कैसे बिहेव किया था, उस वक्त आपने उस मुश्किल सूरत हाल में क्या किया था, ये आपका बी कहलाएगा, यानी बिहेवियर। और सी क्या है, कंसिक्वेंसेस, यानी नताइज। जिस तरह से आप बिहेव करेंगे उसी तरह के आपको नताइज का सामना करना पड़ेगा। इसकी यहाँ पर एक एग्जांपल दी जा रही है कि बॉबी ने मुझे कुछ कहा और कुछ बुरा कहा। ठीक है, जब बॉबी ने मुझे कुछ बुरा कहा तो ये एक्टिवेटिंग इवेंट है, ये वो वाकया है, सिचुएशन है। और अब जाहिर है जब उसने बुरा कहा तो मैंने उसे किस तरह से रिस्पॉन्ड किया, उसको मैंने किक किया। यहाँ पे आपने देखा कि बिहेवियर जो है वो नेगेटिव है। आपने कैसे रिस्पॉन्ड किया उसके बुरे बिहेवियर को, उस बुरे इवेंट को, उसे किक करके। अब क्या हुआ कि आप स्कूल में मुश्किल में पड़ गए। जाहिर है आपने एक बच्चे को मारा है, किक किया है, तो आप मुश्किल में पड़ गए। अब आपसे सवाल जवाब होगा, आपकी कंप्लेंट भी घर जा सकती है। तो अब हमने देखा एबीसी किस तरह से वर्क करते हैं। एक एक्टिवेटिंग इवेंट था, फिर आपका बिहेवियर था, और उसी बिहेवियर की मुनासिबत से आपको कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। जैसा आपने बिहेव किया वही वजह बनेगा आपको नताइज, आपके नताइज की। तो एबीसी टेक्निक ये देखती है कि आपने कैसे एक्शन लिया है और फिर आगे क्या होता है। अगर हम इसी थ्योरी को क्रिमिनल्स के ऊपर अप्लाई करें, जो मुजरिम होते हैं, ठीक, तो एबीसी को हम उसी पे अप्लाई करें इसको मजीद समझने के लिए। व्हाट कॉज यू टू स्टील, जो मुजरिम है, फॉर एग्जांपल कोई शख्स चोरी का मुजरिम है, तो क्या वजह बनी कि उसने चोरी की है, ये उसका एक्टिवेटिंग इवेंट होगा। वजह तो बन गई, लेकिन उसके हाथ में था कि वो चोरी करता या ना करता, लेकिन उसने चोरी की। अब चोरी चूंकि की उसने, ये उसका बिहेवियर है, अब उसे कॉन्सिक्वेंसेस यानी नताइज भी उसी के मुताबिक झेलने पड़ेंगे और वो जेल चला जाएगा। तो इस एक्सरसाइज को समझने से हमें इस चीज की समझ आती है कि हम जैसे ही अपनी थिंकिंग को चेंज कर लेते हैं, अपनी थॉट को चेंज कर लेते हैं,
तो ये हमारे बिहेवियर को चेंज करने में मदद देता है। इस चीज़ को आगे जाकर हम बहुत डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात समझ आ गई कि अगर उस शख्स के पास चोरी की वजह बन भी गई थी, कोई थी भी वजह, गुर्बत थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, वजह बन भी गई थी, लेकिन उसका जो बिहेवियर है उसके अपने बस में था। वो अगर सोचता, वो अगर अपने सोचने के अंदाज को बदलता और वो इस तरह ना करता, उसे बुरे नताइज का सामना ना करना पड़ता। इसी तरह से जो पिछले स्कूल के बच्चे की बात हो रही थी, वहां पर भी अगर वो बुरा एक्शन ना लेता तो उसे बुरे नताइज का सामना ना करना पड़ता। तो ये चीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारी लाइफ का हिस्सा होती है कि हम जिस तरह बिहेव करते हैं कुछ नेगेटिव थॉट पैटर्न्स की वजह से, फिर हमें वैसा ही उसी तरह के नताइज का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हम वर्क नहीं करते, सुस्ती का मुजाहरा करते हैं और हम सोचते रहते हैं, 8 10 15 साल गुजर जाते हैं, हम सोचते रहते हैं कि हमें तो कामयाबी नहीं मिल रही, फिर वो हम नेगेटिव ही सोचते रहते हैं। तो जब आप नेगेटिव थॉट से निकल के पॉजिटिव बिहेवियर की तरफ आएंगे तभी आपको पॉजिटिव नताइज मिलेंगे। ऐसा ही है ना। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब सीबीटी की इफेक्टिवनेस को देखते हैं कि किस हद तक कामयाब हो सकती है। सीबीटी जो है वो अगर अकेली इस्तेमाल की जाए, यानी इसके साथ कोई दूसरी थेरेपी नहीं इस्तेमाल की जा रही, ना कोई मेडिसिन यूज की जा रही है, सिर्फ सीबीटी 50 से 75% तक डिप्रेशन और एनजाइटी के लिए इफेक्टिव होती है। यानी अगर आप 5 से 15 सेशंस ले लेते हैं सीबीटी के, चाहे एनजाइटी है डिप्रेशन है, तो आपके हाफ से लेकर 75% तक चांसेस हैं कि आप डिप्रेशन पे काबू पा लेंगे। और ये सिर्फ सीबीटी की बात हो रही है, मेडिसिन की बात बिल्कुल इसमें शामिल नहीं है, जस्ट सीबीटी। यानी इसका इतना अच्छा असर और इतने अच्छे रिजल्ट्स मुख्तलिफ रिसर्चेस के अकॉर्डिंग ये है। कुछ रिसर्चेस तो 60 to 80% भी बताती हैं। तो यहाँ पर सीबीटी की इफेक्टिवनेस प्रूव हो रही है रिसर्च की बेसिस पे, तहकीक के मुताबिक। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सीबीटी में जो थॉट पैटर्न्स होते हैं उनका इमोशंस पर क्या असर होता है। ये चीज़ समझनी इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि हमारा मकसद यही होता है डिप्रेशन में कि हम अपने इमोशंस पर काबू पा सकें, उनको बेहतर बना सकें, इम्प्रूव कर सकें और खुश रह सकें, सुकून पा सकें। एनजाइटी में भी यही होता है, हम सुकून पाना चाहते हैं, खौफ से बचना चाहते हैं, तो अपने इमोशंस में हम तब्दीली चाहते हैं। तो वो सोच के जरिए कैसे मुमकिन होती है। अब हम उनको समझते हैं कि सोच और इमोशन का आपस में क्या ताल्लुक होता है। तो थॉट क्या चीज़ है? थॉट एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी चीज़ की। यानी जहन में अगर आप किसी चीज़ की तस्वीर बनाते हैं तो वो होती है थॉट, सोच। कि आप किसी भी चीज़ को माइंड में सोच सकते हैं, तो ये आपकी थॉट कहलाती है। अब थॉट्स जो हैं वो बायस्ड भी बन जाती हैं। थॉट्स हमेशा सही नहीं होती, दुरुस्त नहीं होती हैं कि वो 100% सच है। होता क्या है कि जब आप अपनी इन्वायरमेंट के बारे में आपके पास मुकम्मल मालूमात नहीं होती और कुछ चीज़ें वहाँ पे मिसिंग होती हैं, तो माइंड की ये आदत होती है कि वो थॉट्स को कुछ मफरूजात के साथ, प्रिडिक्शंस के साथ वो भर देता है। उन ब्लैंक्स को वो कुछ मफरूजात, प्रिडिक्शंस के ऐसा हो सकता है की बेसिस पर वो उनको फिल कर देता है कि क्या हो रहा है। मिसाल के तौर पर आपके फ्रेंड आपकी कॉल को पिक नहीं कर सके, अब यहाँ पर गैप आ गया। उस गैप को आपके माइंड ने और सोचों ने इस तरह से भर दिया कि वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। अब हालांकि ये बात जरूरी नहीं है कि दुरुस्त हो, इस तरह की नेगेटिव चीजों से भर जाती हैं वो ब्लैंक्स। इस तरह से थॉट्स हमारी जरूरी नहीं है कि सच हो, वो बायस्ड भी हो सकती है। तो अब थॉट पैटर्न्स का हमारी मेंटल हेल्थ पे क्या असर होता है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब जब हमने बात की कि थॉट्स जो है वो बायस्ड भी हो सकती हैं, हमेशा दुरुस्त नहीं होती, इनएक्यूरेट भी हो सकती हैं, तो ये कोई इतना बड़ा इशू तो बाज़ाहिर नजर नहीं आ रहा, राइट? कि ठीक है, ओके, हो गई,
दुरुस्त नहीं है तो सोच तो क्या हुआ, इसका हमारी मेंटल हेल्थ पे क्या असर है? जब हमारी सोच दुरुस्त नहीं है, बायस्ड है, और बहुत सारे मामलात में इसी तरह से है, यानी वर्क से रिलेटेड भी नेगेटिव थॉट्स ही चल रही हैं, रिश्तों से रिलेटेड भी नेगेटिव थॉट्स ही चल रही हैं, अपनी सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस के बारे में भी नेगेटिव सोच ही चल रही है, काम को करने और मोटिवेशन के लिए भी नेगेटिव सोच चल रही है। अब हर चीज़ के बारे में जब बहुत सारी बायस थॉट्स मौजूद हैं, सारे पैटर्न्स, तो अब ये हमारी मेंटल हेल्थ को नेगेटिवली इम्पेक्ट कर सकता है। तो ये वही चीज़ है जिसको साइकोलॉजिस्ट ने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहा है, जिसके हमने कुछ एग्जांपल इनको देखे हैं, और जिसको हमने कहा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इनको समझना और इन पे काम करना। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस क्या सिर्फ कुछ ही लोगों को फेस करनी पड़ती हैं? ये जो तो गैर दुरुस्त एक तरीका है, या जिसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आती हैं, कि सिर्फ कुछ को ही आती हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि हर एक को ये इस तरह से हर एक सोच सकता है, हर इंसान को ख्यालात आते हैं। लेकिन जब हम लंबे दौरानिया तक उसी चीज से गुजरते रहते हैं और उसको सोचते रहते हैं और उसको तस्लीम कर लेते हैं, ठीक है, एक तो नेगेटिव थॉट तो आ गई, अब हम उसको लेकर बैठ गए हैं, उसके ऊपर सोचने लग गए हैं, उसको तस्लीम कर लिया है और हम कोई एक्शन नहीं ले रहे, अब ये चीज बढ़कर हमारी एनजाइटी को बढ़ा सकती है, हमारे मूड को खराब कर सकती है, हमारे रिलेशनशिप्स में मसाइल पैदा कर सकती है, या हमारी ओवरऑल हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकती है। तो अब ये इस हद तक जा सकती है। तो जो बायस थॉट पैटर्न्स हैं, इस तरह से लॉन्ग टर्म में हमारी मेंटल हेल्थ कंडीशन के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। अब अगर हम गौर करें तो जो चीज़ें हम सोचते हैं, इंसान का माइंड है, तो उसमें कितने ख्यालात आते हैं दिन भर में? तो रिसर्च के अकॉर्डिंग जो एक एवरेज शख्स होता है, उसको 6,000 से ज़्यादा ख्यालात दिन में आते हैं, यही हम कह सकते हैं वो 6,000 से ज़्यादा चीज़ों को सोचता है। अगर हम इसको घंटों पर तकसीम कर दें तो एक घंटे में ये 250 से ज़्यादा ख्यालात होते हैं। और अगर हम एक मिनट में इसको देखें कि एक मिनट में कितने ख्यालात बनते हैं, तो ये 4 से ज़्यादा ख्यालात होते हैं, यानी हर मिनट में हम 4 से ज़्यादा मुख्तलिफ चीज़ों को सोच रहे होते हैं। तो अब हमने देखा कि सोचना इंसानी जिंदगी में बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो इससे ये भी साबित हुआ कि हमारी जो सोच है उसकी बहुत बड़ी ताकत है हमारी जिंदगी पर, उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम दिन में 6,000 से ज्यादा दफा सोच रहे होते हैं। तो अब ये थॉट्स ही होती हैं, इस चीज को समझना भी जरूरी है, जो हमारे रिलेशनशिप्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। चाहे वो हमारे रिलेशनशिप्स हमारे बिजनेस से रिलेटेड हैं, हमारे क्लाइंट्स के साथ हैं, हमारी बॉस के साथ हैं, कोलीग्स के साथ हैं, फैमिली के हैं, अपने बच्चों के साथ हैं, यही थॉट्स उनको इम्पेक्ट कर रही होती हैं। इसी तरह से जो फैसले हम अपनी लाइफ में लेते हैं, चाहे वो अपने गोल्स को पूरे करने के लिए फैसले हैं, चाहे वो अपने रिलेशनशिप्स के लिए, चाहे वो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए हैं, अपनी लाइफ के जितने भी इम्पोर्टेंट फैसले हैं वो हम उन्हीं सोच के इन्फ्लुएंस से लेते हैं। तो सोच कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसी तरह से जो एक्शंस हम लेते हैं फाइनली, वो भी हमारी सोच की ही वजह से होते हैं। इस तरह हमने देखा कि सोच कितनी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इतनी डेप्थ में जब सीबीटी को स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हम कॉग्निशंस के पार्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और इसीलिए कॉग्निशंस जो है वो सबसे पहले रखा गया है सीबीटी में, कि सबसे पहले आप कॉग्निशंस पे वर्क करें। बिहेवियर्स की बारी बाद में आएगी, जब आपकी थॉट ठीक हो जाएगी तो फिर आप अच्छे से फील भी कर सकेंगे, बिहेव भी कर सकेंगे। और अगर इसी चीज को हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हमारा दीन भी हमें यही कहता है कि आप सबसे पहले अपनी नीयत पे काम करें। जब हम सही अहदीस का स्टार्ट देखते हैं कि जो पहली पहली हदीसें हैं वो नीयत के बारे में, कि अमाल तो ठीक है, अमाल आपने करने हैं, लेकिन उनका दारोमदार नीयत पे होगा। तो यहाँ पर भी इस थेरेपी के अकॉर्डिंग भी
पहले आप अपनी थॉट्स पे वर्क करते हैं, तब आपकी बिहेवियर्स और जो फीलिंग के पैटर्न्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। सो यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये आई कि हम क्या चाह रहे हैं, अपने इमोशंस में बेहतरी, अपनी फीलिंग में बेहतरी। हर शख्स यही चाह रहा है, अच्छा फील करेगा, अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, अच्छा बिहेव कर पाएगा, और कुछ ना भी कर पाए वैसे भी अच्छा फील करना हर इंसान चाहता है, सुकून चाहता है, खुशी चाहता है। तो अब वो हासिल करने के लिए हमें अपनी थॉट्स पे काम करना पड़ेगा, और कोई तरीका इसका नहीं है, बल्कि आपकी थॉट्स ही इन्फ्लुएंस करती हैं आपके इमोशंस को। तो आपने अपनी थॉट्स पे वर्क करना होगा। और ये एक अच्छी न्यूज़ है। कैसे? कि जो आपका गोल है किसी भी चीज़ के बारे में, अपनी थेरेपी को कामयाब बनाने के लिए, चाहे आप थेरेपिस्ट हैं या क्लाइंट हैं, मिसाल के तौर पर हर इंसान को प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को फेस करने में कामयाबी हासिल करना चाह रहे हैं तब भी, अगर आप अच्छे थेरेपिस्ट बनने के लिए उस गोल में कामयाबी हासिल करना चाह रहे हैं तब भी, अगर आप अपनी थॉट्स को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप अपने इमोशंस पे काबू पा सकते हैं। फिर चाहे वो इमोशन सैडनेस के हैं, होपलेसनेस के हैं, सुस्ती के हैं, मोटिवेटेड ना फील करने के हैं, कंसंट्रेशन ना फील करने के हैं, तो नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपके अच्छे मूड को भी ख़राब कर सकती हैं और लॉन्ग टर्म की तकलीफ की भी वजह बन सकती हैं। तो इसलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हम इसको बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और इसको अच्छा खासा टाइम भी दे रहे हैं। तो गुड न्यूज़ ये है कि आप अपनी थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपने देख लिया कि थॉट्स किस तरह से इमोशंस को इन्फ्लुएंस करती हैं और आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो जब आप अपनी थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, इट मीन्स कि आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में तब्दील कर सकते हैं, और जिस तरह की आप लाइफ चाहते हैं आप उसको डिजाइन कर सकते हैं अपनी थॉट्स को चेक में रखते हुए। अब हम समझते हैं थॉट और इमोशन को, उसको थोड़ा सा और डेप्थ में हम देखते हैं। अक्सर देखा जाता है कि थॉट्स और इमोशंस को एक जैसा समझा जा रहा होता है। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, जब हम अपने क्लाइंट से भी पूछते हैं कि वो कौन से ख्यालात होते हैं जो आपके माइंड में आते हैं, तो वो ये बात नहीं बताते कि वो अपने आप से माइंड में क्या बातें कर रहे होते हैं या वो कौन सी थॉट्स उनके माइंड में चल रही होती हैं। वो सिर्फ अपनी इमोशंस पे ज़्यादा बात कर रहे होते हैं कि वो दुखी हैं, सैड हैं, वो इस चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आपकी थॉट्स। थॉट्स पे पहले वर्क होगा, थॉट्स को समझा जाएगा, तब आप इमोशंस पर कंट्रोल कर सकते हैं। ये बात तो अब तय हो चुकी है। लेकिन ज्यादातर लोग इनको एक जैसा समझ रहे होते हैं, इनका फर्क उनके माइंड में नहीं होता। तो इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इनके फर्क को देखने के लिए हम इनके कुछ डिफरेंसेस देखते हैं कि थॉट्स जो है वो कॉग्निटिव होती हैं, जबकि फीलिंग्स जो है वो इमोशनल होती हैं। इस पॉइंट को समझना जरूरी है। कॉग्निटिव मीन्स कि इल्मी चीज, लॉजिकल चीज, थॉट, माइंड में जो आ रही है थॉट। जबकि फीलिंग्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, वो इमोशनल होती हैं। उनका ताल्लुक आपके लॉजिक या कॉग्निशन से, सीखने से नहीं है, बल्कि उनका ताल्लुक इमोशन से है। वो आप महसूस करते हैं। थॉट्स की इस तरह से समझ आ जाती है कि A+B=C, मिसाल के तौर पे ये इल्मी चीज है। 2+2=4, ये हर एक के लिए यही रहेगा। कोई नहीं कह सकता कि नहीं 4 नहीं होता, 5 होता है, 8 होता है। ये सबके लिए एक जैसा रहेगा। थॉट ऐसी चीज है। जबकि इमोशंस जो है वो अलग चीज है कि एक ही इवेंट दो लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग रख सकता है। तो फीलिंग्स जो है मुख्तलिफ होती हैं, इसको हम मजीद आगे जाकर
अच्छी सी एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। थॉट्स जो होती है वो हमेशा जुमले होते हैं, जुमलों की सूरत में होती हैं थॉट्स, और जो फीलिंग होती हैं वो वर्ड्स होते हैं। ठीक है, थॉट्स और फीलिंग्स को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, थॉट्स जुमलों में होती है, लेकिन जब आप कुछ माइंड में सोच रहे हैं वो जुमलों की सूरत में आप बता सकते हैं। फीलिंग जो है वो अल्फाज की सूरत में होती है, जैसे कि आपने दुखी महसूस किया, खुश महसूस किया, थकावट महसूस की, मायूसी महसूस की, ये सिर्फ एक लफ्ज की सूरत में होंगी फीलिंग्स, जबकि थॉट्स जो है वो आप जुमलों की सूरत में बयान कर सकते हैं। राइट, तो जब आप अपनी फीलिंग बताएंगे तो आई फील डैश हैप्पी, सैड, एक कोई वर्ड होगा, लेकिन जब आप ये बताएंगे कि मैं ऐसा सोचता हूँ, तो फिर आप जुमलों की सूरत में बताएं। ये एक और फर्क हो गया, इसको आगे आप देख लें। फॉर एग्जाम्पल, थॉट जो आई वॉन्ट टू ऑर्डर पिज्जा फॉर डिनर टू नाइट, अब ये माइंड में ख्याल चल रहा है, तो ये एक जुमला है पूरा, आपने देखा कि मैं आज रात एक पिज्जा ऑर्डर करना चाहता हूँ। अब फीलिंग क्या है इस बंदे की? हंगरी, आई एम हंगरी। अब ये एक लफ्ज है, कैसा महसूस कर रहा है वो? भूखा। तो जो एक लफ्ज में आ रही हैं वो फीलिंग्स हैं, थका हुआ महसूस करना, उदास महसूस करना, अब ये सारी जो चीजें हैं ये फीलिंग्स हैं, जबकि जो जुमले हैं वो क्या है? वो थॉट है। थॉट्स आप इस तरह से भी बयान कर सकते हैं, आई वॉन्ट टू, आई शुड, आई फील लाइक। फील के साथ जब लाइक आ गया तो आप अपना ख्याल बयान कर रहे हैं, फीलिंग नहीं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको तकलीफ पहुंचा दी, और फिर आप उसके लिए उदास महसूस कर रहे हैं, आपको अफसोस हो रहा है। तो ये इस तरह से आपने एक और अंदाज में इनके डिफरेंस को समझा। अब हम आगे चलते हैं ऑब्जर्वेशन से थॉट की तरफ, कि ऑब्जर्वेशन जो है, हम जो चीज़ों को देखते हैं अपने इर्द गिर्द, जो भी मालूमात हम सुबह से रात तक कंज्यूम करते हैं, जो भी हमारी हॉबीज़ हैं उनके बारे में, जो हमारी फेवरेट चीज़ें हैं उनके बारे में, मौसम के बारे में, अगर कोई न्यूज़ हम इंटरेस्ट रखते हैं उनके बारे में, एनीथिंग, अपनी इन्वायरमेंट्स के बारे में जो मालूमात हमें मिलती है, अपने घर के बारे में जो चीज़ें हैं कि फ्रिज में क्या पड़ा है जब हमें भूख लगती है, इसी तरह से अपने मैसेजेस, ईमेल्स, हमारे जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनके बारे में, तो ये सारी ऑब्जर्वेशंस हैं। अब ये सारी ऑब्जर्वेशंस जो है ये थॉट तक कैसे लेके आती हैं, अब हम इस पे फोकस करते हैं। एक तो चीज़ें हमने देखी हैं ना, ऑब्जर्व की, अब ये थॉट कैसे बनती हैं, अब हम इस चीज़ पे थोड़ा फोकस करते हैं। अब जो इंफॉर्मेशन होती है, ये जो सारी मालूमात हमने देखी हैं, ये बजाते खुद ना अच्छी होती हैं ना बुरी होती हैं। मिसाल के तौर पर न्यूज़ आपने सुनी, तो जस्ट इंफॉर्मेशन है, अच्छी या बुरी से उसका ताल्लुक नहीं है। मौसम ठंडा होगा गर्म होगा, उसका अच्छे या बुरे से ताल्लुक नहीं है। फ्रिज में क्या चीज़ें मौजूद हैं, इन सब चीज़ों का ताल्लुक अच्छाई या बुराई से नहीं है, बल्कि ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है और ऑब्जर्वेशन है। इसको हम आगे जाकर और अच्छे से मिसाल के तौर पर समझते हैं, कि अगर मिसाल के तौर पर बाहर बारिश हो रही है, और अगर आपकी शादी का दिन है, और आपने एक आउटडोर सेरेमनी का एहतमाम किया है, वो प्लान की है, तो अब ये बारिश अगर हो रही है तो क्या होगा, ये आपके लिए अच्छी चीज़ होगी या बुरी? इट विल बी अ बैड थिंग, राइट। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे शदीद कहत है, जहाँ पर शदीद कहत है, अब क्या होगा? क्या ये आपके लिए अच्छी चीज़ होगी? बिल्कुल। आप काफी दिनों से इंतजार कर रहे होंगे बारिश का, आप दुआएं कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हमें ये पॉइंट समझ आया कि जो बारिश है वो बजाते खुद उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि हम उसको वैल्यू देते हैं अपने थॉट्स के जरिए। हम उनको वैल्यू देते हैं अपने थॉट्स के जरिए, कि एक चीज हमें चाहिए थी, हमने सोचा कि बारिश होनी चाहिए, और वो हो गई तो हम खुश हैं। और एक हमने सोचा, हम पहले से ही देख रहे थे कि इस दिन बारिश तो नहीं होनी, और अगर वो हो गई, जब आपने आउटडोर सेरेमनी का एहतमाम किया था, तो आप कहेंगे कि ये बुरी चीज़ है। तो इससे ये समझ आई कि इवेंट तो वही था, लेकिन दो मुख्तलिफ सोचने वाले लोगों के लिए वो मुख्तलिफ वैल्यू रखने लगा, एक के लिए अच्छा और एक के लिए बुरा। तो बजाते खुद बारिश की तो कोई वैल्यू ना हुई।
तो हम अपनी ऑब्जर्वेशंस को एक ऐसा लेंस पहनाते हैं कि हम उसे किस तरह से देख रहे हैं, हमारी प्रेफरेंस क्या है, हम कैसा एक्सपीरियंस करते हैं, हमारा मूड क्या है, उस चीज़ की टाइमिंग क्या है। तो इस तरह के मुख्तलिफ फैक्टर्स के ज़रिए हम उनको एक मुख्तलिफ ऐनक के ज़रिए देख रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर ऑब्जर्वेशन क्या है, इट इज़ रेनिंग। ऑब्जर्वेशन है कि बारिश हो रही है। अब ख्याल क्या है कि रेन तो बड़ी अच्छी चीज़ है, हम तो कहत का सामना कर रहे थे इतने अरसे से, बड़ी अच्छी चीज़ है। अब नेक्स्ट आप देखें कि जो ऑब्जर्वेशन है वो फैक्ट है, वो हकीकत है। कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि बारिश नहीं हो रही। जब बारिश हो रही होगी तो हर एक इस बात को तस्लीम करेगा कि बारिश हो रही है। लेकिन जो नेक्स्ट बात है, जो थॉट है, वो हर एक की डिफरेंट हो सकती है। एक शख्स जो है वो उस बारिश पे खुश हो सकता है, दूसरा शख्स डिसएग्री कर सकता है कि नहीं, ये मैं तो इसको बुरा समझता हूँ और मेरे लिए फायदा नहीं है इससे। तो थॉट जो है वो थॉट होती है, फीलिंग अलग चीज होती है। यहाँ पर ये समझना मकसद था। अब थॉट से फीलिंग बनती कैसे है, इसकी तरफ आ जाते हैं, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इस पर काफी सा वक्त इस चीज को दे रहे हैं। अब हमने अगर किसी चीज के बारे में सोचा कुछ, और हम उसके लिए फिर फीलिंग्स रखने लग जाते हैं, तो जो सोच होती है वो ऑब्जर्वेशन और फीलिंग्स के दरमियान में ब्रिज होती है। जब आपने किसी चीज को ऑब्जर्व किया है और फिर आपको अच्छा या बुरा फील हुआ है, तो ये डायरेक्टली नहीं होता, बल्कि हमारे सोचने के अंदाज की वजह से होता है, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि जिस एनक से, जिस लेंस से हम देख रहे होते हैं, वहां पर आपकी थॉट्स होती हैं। कुछ लोगों के नजदीक ये ब्रिज इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है ना, आप बात करते हैं कि ऐसा हुआ और मैंने उदास महसूस किया, यहाँ आपने थॉट्स की तो बात ही नहीं की। जैसे हम पहले भी कह रहे थे, क्लाइंट्स थॉट्स की बजाय फीलिंग्स की और सिचुएशन की बात करते हैं, थॉट्स मिस हो जाती हैं। तो उनके नज़दीक थॉट्स हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो चीज़ हम मिस कर रहे हैं वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो हमारी कॉग्निशंस हैं, थॉट्स हैं, बिलीव्स हैं, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। चाहे हम तस्लीम करें या ना करें, वहाँ पर मौजूद ज़रूर होती हैं। अब हम दोबारा से उस रेन वाली एग्जांपल को देखते हैं कि उसमें ऑब्जर्वेशन क्या है कि बारिश हो रही है, जो चीज़ हमें नज़र आ रही है। सोच क्या है कि चूंकि काफ़ी अरसे से बारिश नहीं हुई थी, कहत पड़ा हुआ था, खुश्क साली थी, तो बारिश ज़बरदस्त चीज़ है। अब फीलिंग क्या होगी, आई फील रिलीव्ड, अच्छा महसूस करें, सुकून महसूस करें कि बारिश हो गई है। अब एक और एग्जांपल को देखें, जो हम दूसरी एग्जांपल की बात करें, बारिश हो रही है, ऑब्जर्वेशन तो सेम है, लेकिन थॉट ये है कि मेरी शादी का दिन है और ये बहुत बुरा हो रहा है कि बारिश नहीं होनी चाहिए थी। और अब फीलिंग क्या है, ऑपोजिट है, स्ट्रेस्ड। अब हमने देखा कि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन सेम थी दोनों के लिए, लेकिन थॉट और फीलिंग चेंज हुई, और फीलिंग थॉट की बेस पे चेंज हुई। अब इन एग्जांपल्स को हम देखते हैं, दरमियान में से थॉट को निकाल के, जिस तरह से अक्सर हम सोचते हैं। हमारा जो ब्रेन है वो ज्यादातर इस तरह से काम करता है कि हम इवेंट को देखते हैं और फीलिंग को देखते हैं, थॉट दरमियान में से नहीं होती। तो क्या है हमारी ऑब्जर्वेशन की बारिश हो रही है, और फीलिंग है कि आई फील रिलीव्ड। दूसरे शख्स की इट इज रेनिंग, ऑब्जर्वेशन सेम है लेकिन उसकी फीलिंग क्या है, आई फील स्ट्रेस्ड। तो हमारा दिमाग इस तरह से काम करता है ज्यादातर, वो थॉट्स के बारे में इतना नहीं सोचता, थॉट्स ऑटोमेटिक होती हैं, वो स्किप हो जाती हैं, और हम सिर्फ सिचुएशन को और अपनी फीलिंग को ही फोकस कर रहे होते हैं और उसी पे बात करते हैं कि ऐसा हुआ और मैंने ऐसा महसूस किया, उस शख्स ने ऐसा किया और मैंने ऐसा महसूस किया। हम दरमियान में थॉट्स पे फोकस नहीं कर रहे होते। इसको हम मुख्तलिफ सिचुएशंस और एग्जांपल्स के साथ समझ सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग की, हम किस तरह से अपनी थॉट्स को, थॉट पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं, हम इस पर किस तरह से वर्क कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है।
यानी नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को हमने किस तरह से चेंज करना है। हमने 3 चीजें देखनी है कि कुछ हमारे कोर बिलीव्स होते हैं जो हमारे बचपन में बन जाते हैं, उसमें ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स का अहम किरदार होता है, और जो डिसफंक्शनल एजम्पशंस होती हैं, जो कुछ मफरूजात होते हैं, जो ब्लैंक्स को हम फिल कर लेते हैं, तो उनको हमने किस तरह से चेंज करके पॉजिटिव थॉट पैटर्न्स में बदलना है। तो ये कहलाती है कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। अब ये सीबीटी में ये थेरेप्यूटिक टेक्निक यूज होती है, और हम काफी देर से इसी पे बात कर रहे हैं कि हम अपनी थॉट्स पे वर्क करके अपने बिहेवियर्स और फीलिंग्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा डीप जाके कि ये काम करती कैसे है कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। इसके 6 स्टेप्स हैं, वन बाय वन हम देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क करेगी और कैसे आप अपनी थॉट्स को चैलेंज कर सकते हैं और किस तरह से रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं अपनी कॉग्निशन से थॉट्स को। तो सबसे पहले है आइडेंटिफाई नेगेटिव थॉट्स। अब आप सुकून से बैठ जाएं। पहला स्टेप क्या है कि आप सुकून से बैठ के अवेयर हों, चेक करें, देखें कि क्या ख्याल, क्या सोच आपके माइंड में आ रही है। आप उसको रीड करें, आप देखें, अवेयर हो जाएं, और क्या वो थॉट जो है वो नेगेटिव है। खासकर नेगेटिव थॉट्स पे आपने फोकस करना है कि वो आ रही हैं, हमने अब उनको आइडेंटिफाई करना है, उनकी शिनाख्त करनी है। और ये कब? स्पेसिफिक सिचुएशंस में, जब आपको स्ट्रेस फील होता है खास तौर पे, उस वक्त आपने चेक करना है। अब आप अपनी थॉट्स को अटेंशन दें। जो भी मुश्किल सिचुएशन ला रही हैं, एंजाइटी लेके आ रही हैं, डिप्रेसिव फीलिंग्स लेके आ रही हैं, या और कोई इमोशनल तकलीफ का सामना आपको करना पड़ रहा है जिन थॉट्स की वजह से, आप उनको तवज्जो दें। सबसे पहला स्टेप ये है, आप शनाख्त करें कि कौन सी सोच है, क्या सोच आ रही है। दूसरा स्टेप ये है कि आप उस सोच की एक्यूरेसी को क्वेश्चन करें कि अब ये जो थॉट आई है, इसको हम आगे चल के एग्जाम्पल से भी देखते हैं, लेकिन पहले हम इनके स्टेप्स देख लें। ये जो थॉट आई है, क्या वो एक्यूरेट भी है, क्या वो दुरुस्त है? उसके एक्यूरेट होने पे आप सवाल उठाएं। आप सोचें जरा कि क्या ये लॉजिकल है, या ये जिंदगी में ये चीज दुरुस्त है। तो ये चीज है सेकंड स्टेप, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को एग्जामिन करें। आप चेक करें कि कहीं ये जो थॉट है, ये किसी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की वजह से तो नहीं है, कहीं ये जो हमने 2-3 चीजें पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, कहीं ये ओवर जनरलाइजेशन की वजह से तो नहीं है, कहीं ये ऑल और नथिंग थिंकिंग की वजह से तो नहीं आ रही है थॉट, कहीं ये कंक्लूजन्स पे जंप करने की वजह से तो नहीं है, कहीं पर्सनलाइजेशन की वजह से तो नहीं है। ये सारे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं। ऑल और नथिंग थिंकिंग और ओवर जनरलाइजेशन को तो हमने देख लिया था। जंपिंग टू कंक्लूजन से ये मुराद है कि आप डायरेक्टली किसी रिजल्ट पे जंप कर जाते हैं। एक चीज हुई है, अभी उसका नतीजा आपने अखज नहीं करना था, अभी आपने उसके इख्तिताम का नहीं सोचना था, आपने पहले ही वो सोच लिया। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पर पहला स्टेप आप लेने लगे किसी भी वर्क का, बिजनेस का, स्टडी का, किसी भी चीज का, आप गोल पूरा करना था आपने। आपने शुरू में महसूस किया कि आप थकावट फील कर रहे हैं या स्लो हैं थोड़े, और आपने एकदम से ये फैसला कर लिया, कंक्लूजन बना ली कि ये आपसे नहीं हो सकेगा। ये भी एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। या पर्सनलाइजेशन, आप हर चीज को अपनी जात से जोड़ रहे हैं, हर मसले को आप अपनी जात से जोड़ रहे हैं, ये चीज पर्सनलाइजेशन कहलाती है। यानी कोई अपना पॉइंट, अपना नुक्ता नजर बयान कर रहा था, आप ये समझने लगे कि ये मेरे खिलाफ बात कर रहा है, कि जो मैंने पॉइंट दिया है ये उसको डाउन शो करने के लिए ऐसा कर रहा है। या कोई आपको आपकी गलती बता रहा था, तो आप ये समझ रहे हैं कि मेरी जात को बुरा भला कह रहा है, हालांकि क्या पता वो आपकी दुरुस्ती के लिए कह रहा हो। तो ये जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, ये पर्सनलाइजेशन कहलाती है, कि आप हर चीज उसको अपनी जात से नेगेटिवली जोड़ रहे होते हैं। तो फोर्थ स्टेप क्या है? जनरेट अल्टरनेटिव थॉट्स। अब आपने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को भी समझ लिया, तो अब आप उस इलॉजिकल थॉट्स की जगह एक लॉजिकल थॉट लेके आएंगे, जो कि बैलेंस्ड होगी, जो सच की और हकीकत के करीब होगी जो सोच, अब वो सोच लेके आएंगे। ठीक है, इन 6 स्टेप्स को आप याद रखिएगा। आगे जाकर ये एग्जाम्पल में आप फिर देखेंगे कि ये किस तरह से कर रहे हैं हम। अभी तक तो हम इनको देख रहे हैं कि स्टेप्स हैं क्या,
अब आगे जो एग्जांपल्स आएंगे आप उनमें देखेंगे ये स्टेप्स हम कैसे लेते हैं। पांचवा स्टेप है कि आप एविडेंस तलाश करें। सबूत क्या है? आपने पहले पिछली वाली सोच को क्वेश्चन किया था ना कि क्या वो दुरुस्त है भी या नहीं। अब जो आप नई सोच लेके आए हैं, बैलेंस सोच लेके आए हैं, उसको एवेल्युएट करें कि उसके लिए सबूत मौजूद है, क्या सबूत मौजूद है। और आखिरी ये सिक्स स्टेप ये है कि आप अब इस प्रोसेस, पूरे प्रोसेस को, जो 5 स्टेप्स अब तक आपने देखे हैं, छठे स्टेप में आपने इस सबको प्रैक्टिस करना है और री करना है कि बार बार जो आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे मुश्किल सिचुएशन में, आपने उनको लिख के फिर चैलेंज करके फिर न्यू थॉट ला के फिर उस न्यू थॉट को भी एवेल्युएट करना है, उसका भी सबूत तलाश करना है और फिर इसको उसको प्रैक्टिस करते रहना है। यानी जाहिर है जो हम बात कर रहे थे कि बचपन से आपके थॉट पैटर्न्स और बिलीफ सिस्टम जो है वो बन चुके हैं, अब उनको दुरुस्त करने के लिए, उनको बेहतर बनाने के लिए आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप अपनी ऑटोमेटिक थॉट्स को, और जो खुद ब खुद आप रिस्पॉन्ड कर जाते हैं माइंड के अंदर ही अंदर, आप उसको पहचान भी सकेंगे, आप उनको चेंज भी कर सकेंगे और आप मुश्किल हालात में, मुश्किल सिचुएशन में अपने आप को इम्प्रूव करते जाएंगे। तो ये थे कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग के 6 स्टेप्स। अब हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि हम किस तरह से ये अप्लाई करते हैं, कैसे करेंगे कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। अब मिसाल के तौर पर आपने नेगेटिव थॉट पकड़ ली अपने माइंड में आते हुए कि मुझे ये नेगेटिव थॉट आ रही थी कि आई ऑलवेज फेल एट एवरीथिंग आई डू, आई एम जस्ट अ फेलियर। आपको यह सोच आ रही थी कि मैं जब भी कुछ करता हूँ मैं फेल हो जाता हूँ, सो मैं क्या हूँ, एक नाकामी हूँ। ठीक है। अब डिप्रेशन में अक्सर ऐसा हो सकता है। तो आपने, हुआ क्या कि आप एक चीज में नाकामी आपको फेस करनी पड़ी, लेकिन आपने उस नाकामी को अपनी जात करार दे दिया। ठीक है। अब आप इस थॉट को चैलेंज कैसे करेंगे? पहले तो आप देखें क्या ये सोच दुरुस्त है कि आई ऑलवेज फेल एट एवरीथिंग आई डू, मैं हमेशा जो करता हूँ उसमें नाकाम होता हूँ। अब आप अपनी जिंदगी पे नजर दौड़ाएंगे कि क्या वाकई ऐसा है, या जो कुछ भी आपने किया है हमेशा, वो हमेशा ही आपको हर चीज में नाकामी ही फेल हुई है, कि आपने कभी किसी भी चीज को दुरुस्त अंदाज में नहीं किया, कि आपको कभी भी कुछ करने में कामयाबी नहीं मिली। यहाँ पर ही आपको पता चल जाएगा कि ये थॉट इलॉजिकल है, दुरुस्त नहीं है, बैलेंस्ड भी नहीं है। इसी तरह आई एम जस्ट अ फेलियर, ये तो आप पर्सनलाइज कर रहे हैं, यानी आप खुद को एक नाकामी करार दे रहे हैं, जबकि इंसान तो नाकामी नहीं होता। तो इसकी आपने ये पहचान लिया कि ये सोच जो है वो क्या है, दुरुस्त नहीं है। अब आप इसकी कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग कैसे करेंगे? इसकी कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ आते हैं कि ये आप कैसे करेंगे। अब आप खुद को इस तरह से बात करते हैं, अपने आप से खुद को ये बताते हैं कि मैंने चैलेंजेस फेस किए हैं पास्ट में भी, लेकिन मैंने कामयाबियां भी हासिल की हैं। अब ये दुरुस्त और बैलेंस्ड सोच है कि हाँ, मुझे मुश्किलात भी फेस करनी पड़ी हैं, लेकिन मैंने कामयाबियां भी हासिल की हैं। हर इंसान ने कामयाबियां किसी ना किसी चीज में हासिल की होती है, राइट। और आप खुद से ये बात भी कर रहे हैं कि हर इंसान को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है, और मुश्किलात किस लिए होती हैं कि आप उनसे सीखें और उनको फ्यूचर में इम्प्रूव कर सकें, और यही तो लर्निंग प्रोसेस होता है। तो इस तरह से अब आपने अपनी जो नेगेटिव थॉट थी उसकी जगह पॉजिटिव थॉट लाके, अब जो आपका माइंड है वो किस वाली थॉट को एक्सेप्ट करेगा, जिसका कोई लॉजिक नहीं है उसको, या जिसका कोई लॉजिक है उसको, जो आपको नेगेटिव फील करा रही है उसको, या जो आपको पॉजिटिव फील करा रही है उसको। तो इस तरह से ये प्रैक्टिस जब आप लॉन्ग टर्म में करते हैं, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं, आप इनको भी पढ़ लीजिएगा। तो हमने देखा कि कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग में जो इंडिविजुअल्स हैं अपनी थॉट्स को चेंज करके, अपने थॉट पैटर्न्स को चेंज करके, नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करके एक जिंदगी में एक अच्छा आउटलुक बना सकते हैं, एक पॉजिटिव आउटलुक की तरफ आ सकते हैं, जिसमें वो अच्छा सोच रहे होंगे, अच्छा फील कर रहे होंगे और बेहतर अंदाज में
बिहेव कर रहे होंगे। ओके, तो ये स्लाइड हम देख चुके थे, जिसमें 3 आपकी टाइप्स आ जाती हैं। इसकी जो बाकी 12 से 15 टाइप्स है, उनको भी हम वर्कशीट में देख लेंगे इंशाल्लाह। राइट, अब हम आते हैं बिहेवियरल एक्टिवेशन की तरफ। कॉग्निटिव और रिस्ट्रक्चरिंग तो हो गया, आपको समझ आ गई। अब बिहेवियरल एक्टिवेशन की जो प्लेजरेबल और रिवार्डिंग एक्टिविटीज है, जिनसे आपको खुशी मिलती है, जिससे आपको कुछ अच्छा रिवॉर्ड मिलता हुआ फील होता है, तो उन एक्टिविटीज में आप री एंगेज हो। री एंगेज इस तरह से कि पहले आप उनको करते थे, लेकिन जब आपको डिप्रेसिव आपका एपिसोड स्टार्ट हो गया, तो आपने उनको छोड़ दिया है, आपको छोड़ना पड़ गया है, क्योंकि आप इतनी एनर्जी नहीं महसूस कर रहे थे, आपको इंटरेस्ट और इंजॉयमेंट नहीं फील हो रही थी। तो अब अगर आप डिप्रेशन पर ओवरकम करना चाहेंगे, तो आपने उन्हीं रिवॉर्डिंग एक्टिविटीज को फिर से स्टार्ट करना है। तो इस तरह से डिप्रेशन का जो साइकिल है वो टूट जाता है। इसका मेन आइडिया यही है कि जब आप पॉजिटिव बिहेवियर्स में जो आपको प्लेजर दे रहे हैं, जो आपको रिवॉर्ड के तौर पर लग रहे हैं, जो आपकी मायूसी की फीलिंग्स को कम कर सकते हैं, जो आपका आहिस्ता आहिस्ता आपकी इंजॉयमेंट और इंटरेस्ट को वापस से ला सकते हैं आपकी लाइफ में, तो आपने उनको करना है, करते रहना है। अब इसके क्या स्टेप्स हो सकते हैं? बिहेवियरल एक्टिवेशन आपने क्या कैसे करनी है? क्योंकि काफी सारी एक्टिविटीज जो आपके लिए प्लेजरेबल थी, अब आप वो छोड़ चुके हैं। तो उसमें आपने सबसे पहले अपनी एक्टिविटीज को मॉनिटर करना है कि आप करते क्या हैं दिन भर, आपकी क्या रूटीन है रोजमर्रा की। ये चीजें जो है वो क्लाइंट से पूछी जाती हैं, उनकी रोजमर्रा की क्या रूटीन है। तो उन्हें फिर अपनी एक्टिविटीज का रिकॉर्ड रखना होता है कि उन्होंने दिन भर क्या किया, और उस रिकॉर्ड के साथ वो ये भी साथ लिखते हैं कि उन्होंने कितना उन चीज़ों को एंजॉय किया है, या उन्हें कितनी वो काम करके कितनी कामयाबी या अचीवमेंट का जो सेंस है वो उनको मिला है। इसके बाद आपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है कि अब अगर कोई चीज़ें आप नहीं कर रहे, मिसाल के तौर पर आउटिंग नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो अब उन चीज़ों के ना करने की वजह क्या है, ये जो पैटर्न्स हैं वो किस वजह से हैं। कि जो चीज़ें इंजॉयबल भी हैं और आपकी हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं, जैसे कि सोशलाइज करना, एक्सरसाइज करना, आउटिंग करना, मेडिटेशन करना मिसाल के तौर पर, ये सब आप क्यों नहीं कर पा रहे? तो अब उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के लिए वो आपको वजह बताएंगे कि वो ऐसा फील करते हैं। तो हम पैटर्न्स को यहाँ पे पहले समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम मीनिंगफुल गोल्स बनाते हैं। मीनिंगफुल गोल से ये मुराद है कि ऐसे गोल्स जो हासिल किए जा सकें, और वो गोल्स जो है वो दोनों मिल के, थेरेपिस्ट और क्लाइंट मिल के बनाते हैं। राइट, उस गोल्स को बनाने में क्लाइंट भी शामिल होता है। और अब ये स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट एक एब्रीविएशन है जिससे SMART बनता है। S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A से अटेनेबल, R से रेलिवेंट और T से टाइम बाउंड। अब जो भी अच्छा गोल होता है उसके लिए ये 5 खसूसियात का होना जरूरी होता है। आप थेरेपी के गोल्स हासिल करना चाह रहे हैं, आप बिहेवियर्स को एक्टिवेट करना चाह रहे हैं, राइट, तो सबसे पहले आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी वो खास किस चीज से रिलेटेड है वो पहले तय हो जाए। मिसाल के तौर पर सोशलाइजेशन के लिए है कि आपने वीकली बेसिस पर अपने फ्रेंड से मुलाकात करनी है, क्योंकि ये स्पेसिफिक गोल है कि आपने स्पेसिफाई कर दिया कि इसका ताल्लुक सोशलाइजेशन से है। ठीक है, देन मेजरेबल, आप उसको मेजर भी कर सकें, बाद में आप देख सकें कि कितनी दफा करना है, कितनी दफा करना था, कितनी टाइम के लिए करना था मिसाल के तौर पर, तो ये आप उसको बाद में मेजर कर सकते हैं।
तो ये भी आपने बता दिया कि एक हफ्ते में एक दफा आपने अपने फ्रेंड से मिलना है। फिर अटेनेबल, आपने ये भी देखना है कि ये गोल जो है वो उस शख्स के लिए अटेनेबल भी है कि नहीं। अगर मिसाल के तौर पर उसके लिए अटेनेबल नहीं है और आप दोनों मिल के गोल्स बना रहे हैं, तो वो कह सकता है कि नहीं सर, अभी तो फिलहाल मैं आउटिंग मुश्किल है, मैं मिलने नहीं जा सकूंगा, लेकिन मैं कॉल पे बात कर लूँगा। तो फिर आप उस गोल को उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो अटेनेबल होना भी जरूरी है। इसके बाद रेलिवेंट। रेलिवेंट से ये मुराद है कि जब आप सोशलाइजेशन का गोल बना रहे हैं, किसी से मिलने जुलने के लिए आप गोल बना रहे हैं, तो वो उससे उस चीज का ताल्लुक उसी गोल से होना चाहिए। ये नहीं कि आप सोशलाइजेशन में कोई दवाई का गोल बना रहे हैं या एक्सरसाइज का गोल बना रहे हैं, उसके लिए आप अलग से स्पेसिफाई करेंगे, वो एक डिफरेंट गोल होगा। लेकिन यहाँ पर इसमें आप सिर्फ रेलिवेंट टास्क को ही शामिल करेंगे, जिस तरह सोशलाइजेशन में फ्रेंड से मिलना था। इसी तरह से टी स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड, कि अब उस गोल को टाइम बाउंड होना चाहिए, कि यानी टाइम लिमिट होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप उन्हें कहें कि बस ये आपने गोल करना है और जब मर्जी आप कर लें। आपने उनको एक वीक का टाइम दे दिया, यानी अगले सेशन में जब वो आए तो वो आपको बताएं कि हाँ, एक दफा उन्होंने ऐसा किया था। तो अब अच्छे गोल की ये 5 निशानियां होंगी। देन इन गोल्स को आसान बनाने के लिए आप स्मॉल स्टेप से स्टार्ट लेते हैं। मिसाल के तौर पर अब वो शख्स तो डिप्रेस्ड है, काफी अरसे से उन्होंने ये एक्टिविटीज नहीं की, तो अब आप उनको आसानी फराहम करते हैं कि आपने थोड़ा थोड़ा करके करना है। मिसाल के तौर पर हर इंसान के लिए आधे घंटे की एक्सरसाइज जरूरी होती है दिन में, लेकिन चूंकि उन्होंने काफी अरसे से मूव नहीं किया, तो हो सकता है आपने स्टार्ट में 10 या 15 मिनट का कह दें। इससे एक तो उनका मोमेंटो बिल्ड हो जाएगा और स्मॉल स्टेप्स में उनके लिए आसानी हो जाएगी। इसके बाद है बैरियर्स को एड्रेस करना। अब जब वो वजूहात आपको जो उन्होंने बताई हैं कि ये एक्टिविटीज चाहे वो सोशलाइजेशन से रिलेटेड हैं, मोटिवेशन ना हासिल कर सकना, जो उन्होंने प्रॉब्लम्स बताए हैं, अब उन बैरियर्स को भी आप एड्रेस करते हैं। कौन कौन सी रुकावटें हैं वहाँ पे, क्या ऑब्स्टिकल्स उनको पेश आ रहे हैं कि वो इन एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं ले पा रहे। तो उन बैरियर्स को आप वन बाय वन एड्रेस करते जाते हैं, उनको मुखातिब करते जाते हैं कि उनसे आपने किस तरह से निपटना है। अब ये बैरियर्स प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं कि भाई वो करने की कोशिश की, उनसे नहीं हुआ, इस तरह के हो सकते हैं। आपने इस चीज़ में उन्हें सपोर्ट करना है। इमोशनल भी हो सकते हैं, उन्हें मायूसी महसूस हो रही थी, उन्हें कमजोरी महसूस हो रही थी, इमोशनल हो सकते हैं। कॉग्निटिव भी हो सकते हैं कि उनकी जो थॉट्स हैं वो उन्हें तंग कर रही थी। इसके बाद जो लास्ट आपका स्टेप है वो है स्केड्यूलिंग एक्टिविटीज, कि अब आप एक्टिविटीज को स्केड्यूल करने लग जाते हैं। यानी आप शेड्यूल्स बना रहे हैं, आप टाइम टेबल्स बना रहे हैं, आप प्लान करते हैं कि आपने वो एक्टिविटीज किस दिन किस वक्त करनी है। अब चाहे वो करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे, ये एक अलग बहस है, क्योंकि हमने देखा कि डिप्रेशन में ना तो उन्हें इंटरेस्ट रहता है, ना इंजॉयमेंट होती है, ना मोटिवेशन फील होती है, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये करना है क्योंकि अब वो थेरेपी का हिस्सा बन चुके हैं। जैसे एक कड़वी दवाई होती है, वो बीमार शख्स को खानी पड़ती है, तभी वो ठीक होने की उम्मीद करता है। इसी तरह से अब उन्हें ये एक्शंस जो उन्होंने थेरेपिस्ट के साथ मिलकर गोल्स बनाए हैं, उन्हें ये कंप्लीट करने होंगे। तो इससे क्या होता है कि एक रूटीन बन जाती है उनकी, जो वो वक्त का जाया करना था, एक तरह से जो फजूल वक्त गुजर रहा था, आइडल टाइम था, वो कम हो जाएगा। तो और इस तरह से उनके जो डिप्रेशन की सिम्टम्स है वो इम्प्रूव होने लग जाएंगे। अब बिहेवियरल एक्टिवेशन की एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, जो हम गोल्स की बात कर रहे थे, किस तरह से हो सकते हैं वो गोल्स, किस तरह से बिहेवियर्स को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ अच्छी एग्जांपल्स हैं। एक तो ये है कि आप 15 मिनट्स की आपने वॉक करनी है हर सुबह, राइट। इसी तरह से आपने फ्रेंड से मिलना है, राइट।
चाहे वो अपने वैसे मिलना है, पार्क में मिलना है, कॉफी के लिए मिलना है। ये वैसे कुछ एग्जांपल्स हैं। इसी तरह से आपने घर का कोई काम कर लेना है। अब डिप्रेस्ड बंदा वो इंटरेस्ट नहीं फील कर रहा, लेकिन उसने कुछ ऐसी एक्टिविटी कर लेनी है जो उसको अच्छी लगती है, चाहे वो कुकिंग है, एनीथिंग उसने कर लेनी। फिर उसने कोई हॉबी का भी टास्क कर लेना है। जो उसकी हॉबीज थी अब वो रुक गई हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, पेंटिंग है, आर्ट्स है, एनीथिंग। देन वॉलंटियरिंग, ये भी एक अच्छा टास्क हो सकता है कि आपको भी हेल्प की ज़रूरत है लेकिन आप किसी की हेल्प कर देते हैं। इससे भी आप एक पर्पस और मीनिंग का सेंस आपको फील हो सकता है कि आपने किसी की हेल्प की है। और ये चीज़ बहुत अच्छी प्रूव हुई है अकॉर्डिंग टू रिसर्च भी, कि जो लोग वॉलंटियर करते हैं उनके डिप्रेशन के सिम्टम्स इम्प्रूव होते हैं। इसी तरह से कुकिंग और फेवरेट मील, जो चीज़ आपको पसंद है आप वो कुक कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, राइट। इसी तरह से अटेंडिंग सपोर्ट ग्रुप, कोई सपोर्ट ग्रुप है आपका, वहां पर आप जाते हैं और उसे अटेंड करते हैं। वो डिप्रेशन का सपोर्ट ग्रुप हो सकता है जहाँ पे सारे डिप्रेस्ड लोग हैं, वो अपनी बातें शेयर करते हैं, या वो कोई हॉबी की बेस पे हो सकता है, जैसे सारे आर्टिस्ट हैं और वहाँ पे वो अपनी जो बातें हैं वो डिस्कस कर रहे होते हैं। इसी तरह से टेकिंग अ शॉर्ट कोर्स, आप कोई शॉर्ट कोर्स भी ले सकते हैं, जिस तरह से माशाल्लाह अभी आप एक कोर्स ले रहे हैं CBT फॉर डिप्रेशन। इस तरह से जो चीज़ें आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं इन द फ्यूचर, आप बिहेवियर्स कल्टिवेट करने के लिए कोई भी शॉर्ट कोर्स ले सकते हैं।